चले ना, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने हीटिंग इफेक्ट स्टार्ट कर दिया था और हीटिंग इफेक्ट के अंदर हाँ नोट लिखना था, ठीक है। डरा क्यों रहे हो भाई? चलो, हीटिंग इफेक्ट पे बात करनी थी। हीटिंग इफेक्ट में तीन हीटिंग इफेक्ट हम लोगों ने पढ़ लिए थे और एक पॉइंट हम लोगों को वहां पर लिखना था नोट के पॉइंट पर, ठीक है ना। अभी तक हम लोगों ने जो तीन हीटिंग इफेक्ट पढ़े पहले उसको एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा था मेटल के कार्बोनेट का हीटिंग। मेटल के कार्बोनेट को हीट करने पर याद करिए क्या मिलेगा, मेटल का ऑक्साइड और साथ में क्या मिलेगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये बेसिक या फिर एम्फोटेरिक हो सकता है और ये कैसा होता है, एसिडिक, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था मेटल का बाइकार्बोनेट। मेटल के बाइकार्बोनेट को हीट करने पर बड़ा भाई छोटा भाई रिएक्शन, मेटल कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2 प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था मेटल का हाइड्रोक्साइड। मेटल के हाइड्रोक्साइड को हीट करने पर मेटल का ऑक्साइड और साथ में H2O आपको मिल जाएगा। यहां तक का हमने डिस्कशन कर लिया था, ठीक है। अब देखो इसमें अगला पॉइंट क्या आ रहा है, कुछ नोट में हम लोगों को पॉइंट लिखना और वो पॉइंट क्या है, ठीक है। पहले ये हाइड्रोक्साइड तक का हो गया था, ठीक है। नाइट्रेट भी बता दिया था आपको, ठीक है। इसके बाद याद करें तो इसके बाद एक नोट हम लोगों ने लिखा था। वो नोट क्या था कि सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम के कार्बोनेट के सल्फेट और के हाइड्रोक्साइड टूटेगा नहीं। याद करो, इनके कार्बोनेट सल्फेट और हाइड्रोक्साइड टूटते नहीं थे, क्या होते थे, मेल्ट हो जाते थे, ठीक है। और इसके अलावा हमने पढ़ा था लिथियम और ग्रुप 2 जो होता है ना, उसके बाइकार्बोनेट सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते। और क्वेश्चंस भी कर लिए थे इसके ऊपर कुछ, कि नहीं करते, ये नोट अभी नहीं कर रहे, ठीक है, इसके बाद कर लेंगे। अच्छा, एक बात और समझे हम लोग, ये जो है ना सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम की जो बात करी थी और ये लिथियम और ग्रुप 2 की जो बात करी थी, इसको हम लोग किससे डिसाइड करते हैं, फाई से। किससे डिसाइड करते हैं, फाई। अब ये फाई क्या होता है याद करो, तो फाई का मतलब होता है पोलराइजिंग पावर, या फिर फाई का मतलब होता है बेटा आयनिक पोटेंशियल, और या फिर फाई का एक और नाम होता है, फाई को बोलते हैं बेटा चार्ज डेंसिटी, ठीक है। ये तीन नाम है इसके, तीन में से दो नाम हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। याद करो, पोलराइजेशन में हम लोगों ने जो केटायन था, केटायन के खींचने के पावर को हम लोग क्या बोलते थे, पोलराइजिंग पावर, और उसी को क्या लिखा था हमने, आयनिक पोटेंशियल, और इसका एक और नाम होता है चार्ज डेंसिटी, ठीक है। फाई का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, चार्ज बाय साइज, है ना। चार्ज बाय साइज का जो रेशियो होता है, इवन ये डायगोनल रिलेशनशिप में सुना था हम लोगों ने, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाई। अब ध्यान सुनना, अगर हम लोग एस ब्लॉक के जो मेटल्स है ना, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है हमको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान सुनना। एक आता है लो फाई और एक आता है हाई फाई। कौन आता है, हाई फाई, ठीक है ना। तो लो फाई और हाई फाई की बात हो रही। अब लो फाई कौन होंगे और हाई फाई कौन होंगे, ध्यान सुनना बेटा। जिसमें चार्ज का वैल्यू ज्यादा होगा, है ना, तो चार्ज और फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, हाई फाई। और चार्ज जिसमें कम होगा उनको क्या बोलेंगे, जनरली लो फाई, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ग्रुप 1 जो है और ग्रुप 2 जो है, इसके एलिमेंट्स पे फोकस करिएगा। ग्रुप 1 में आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ग्रुप 2 में आता है बेटा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। अब इन सबका फाई निकालते हैं और इन सबका फाई निकालते हैं एक बार, ठीक है। फाई निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, चार्ज। तो मुझे बताओ ग्रुप 2 के ऊपर क्या चार्ज आता है, +2, और ग्रुप 1 पे क्या आता है, +1। ये फिक्स चार्ज है, ग्रुप 2 पे +2 आएगा ही आएगा और ग्रुप 1 पे +1 आएगा ही आएगा। इसके अलावा ये कोई दूसरा चार्ज नहीं दिखाते। तो मुझे बताओ दोनों में से किसका चार्ज ज्यादा दिख रहा है, ग्रुप 1 का या ग्रुप 2 का। अच्छा, ग्रुप 2 का अगर चार्ज ज्यादा है तो क्या फाई ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा ग्रुप 2 क्या है, हाई फाई है या लो फाई है बेटा, हाई फाई, क्योंकि इसका फाई ग्रुप 1 के मुकाबले क्या मिलेगा, ज्यादा। तो देखो हाई फाई के अंदर एस ब्लॉक में से कौन आ जाता है बेटा, ग्रुप 2, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। इनका फाई ग्रुप 2 के मुकाबले ज्यादा होगा या कम होगा, कम होगा, क्योंकि इनका चार्ज कम है। लेकिन एक बात बताओ, चार्ज के अलावा क्या साइज से भी फाई डिसाइड होता है कि नहीं होता, होता है। और फाई अगर मुझे ज्यादा चाहिए, हाई फाई चाहिए, तो साइज क्या होना चाहिए, कम। और मुझे बताओ इसमें सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, तो लिथियम का चार्ज तो इन सबके बराबर है, लेकिन साइज छोटा, तो लिथियम का भी फाई अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा होगा। और इसलिए लिथियम और ग्रुप 2 को मिला जुलाकर क्या बोलते हैं बेटा, हाई फाई। और बाकी ये जो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम है ना, इनको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, लो फाई। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम को हम लोग क्या बोलेंगे, लो फाई। और लिथियम और ग्रुप 2 को क्या बोलेंगे, हाई फाई। तो ये जो हमने दो पॉइंट कल लिखे थे या प्रीवियस क्लास में लिखे थे नोट के अंदर, है ना, जो थर्ड वाली रिएक्शन के बाद का जो नोट था, उसमें हमने सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम जो लिया था, ये कौन थे बेटा, लो फाई। लो फाई के कार्बोनेट, सल्फेट, हाइड्रोक्साइड टूटेगा नहीं, पिघल जाएगा। और हाई फाई वालों के जो बाइकार्बोनेट होते थे,
वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते थे। एक काम करेंगे, ये जो लो फाई और हाई फाई वाला जो पॉइंट आपको बताया गया है, इस पॉइंट को, ये वाला जो पॉइंट है, इसको कहीं पर भी मेंशन कर लीजिए अलग से, ताकि आगे एस ब्लॉक में भी ये बात काम आएगी। अगर मैं बोलूंगा एस ब्लॉक के अंदर की लो फाई वाले मेटल कौन है, तो आपको पता होना चाहिए सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम को क्या बोलते हैं बेटा, लो फाई। और हाई फाई की जब भी बात होगी तो हमें पता होना चाहिए कि लिथियम और ग्रुप 2 को क्या बोलते हैं बेटा, हाई फाई। चले है ना, तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, लो फाई हाई फाई। अब देखो एक और बात, हम लोगों ने ये सब पढ़ने के बाद पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट के बारे में। तो हीटिंग इफेक्ट में हमने पढ़ा था मेटल नाइट्रेट की कहानी, ठीक है। मेटल नाइट्रेट में केस पहला पढ़ा था कि क्या मिलेगा बेटा, मेटल ऑक्साइड, साथ में क्या मिलेगा, बोरिया, और साथ में क्या मिलेगा, O2, ठीक है। ये तो नॉर्मल रिएक्शन है। इसके अलावा हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ये जो मेटल नाइट्रेट में NO2 और O2 मिल रहा है ना, ये भी पैरामैग्नेटिक है, ये भी पैरामैग्नेटिक है, ये ब्राउन कलर की गैस है और ये कलरलेस गैस है, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा याद करिएगा, हमने पढ़ा था सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये कौन है बेटा, लो फाई है या हाई फाई, लो फाई। इनके कार्बोनेट, सल्फेट, हाइड्रोक्साइड टूटेगा नहीं, लेकिन इनका नाइट्रेट टूटता था, लेकिन उसके टूटने का अंदाज थोड़ा सा अलग होता था। ये लो टेम्परेचर पे अलग कहानी दिखाता था और हाई टेम्परेचर पे अलग कहानी दिखाता था। लो टेम्परेचर पे कंप्लीट डिकम्पोजिशन या पार्शियल डिकम्पोजिशन, पार्शियल, और पार्शियल में हमेशा बड़ा भाई छोटा भाई रिएक्शन होगी। नाइट्रेट का छोटा भाई कौन है, नाइट्राइट। तो यहां पर जब ये टूटेगा तो क्या देगा बेटा, नाइट्राइट देगा और साथ में क्या देगा, ऑक्सीजन। यहां पर जब ये टूटते थे हाई टेम्परेचर पे तो ये वही देते थे जैसे मेटल ऑक्साइड है, साथ में N2 देता था और O2 देता था। ये रिएक्शन हुआ करती थी। मैंने बोला था NO2 यहां भी मिलता है, बट वो NO2 भी टूट जाता है, और NO2 टूट कर किस किस में टूटता है, N2 और O2 में। ये रिएक्शन हम लोग यहां तक कर चुके थे। अब इसके बाद हम लोगों को कुछ नोट पे डिस्कशन करना था। वो नोट का पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान समझिएगा बेटा। हम लोग, आप है ना, आपके सिलेबस में फिजिकल केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो वहां पर एक टॉपिक आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके सिलेबस का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर एक टॉपिक आएगा ECS, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या बोला जाता है इसको, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्लास 10th में जैसे आप मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते थे कि मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड, ठीक है, वैसे ही ECS में भी आप एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। उस रिएक्टिविटी के ऑर्डर में आपको ऐसा दिखेगा, जब सीरीज आपको याद कराई जाएगी तो लिथियम सबसे ऊपर आता, हाइड्रोजन इसका बेस होगा। स्टैंडर्ड यहां से देखेंगे, हाइड्रोजन से ऊपर वालों को मानेंगे मोर रिएक्टिव और हाइड्रोजन से नीचे वालों को बोलेंगे लेस रिएक्टिव। यहां पर कौन आता है, छापा। कौन आता है, छापा। ये एलिमेंट याद रखने अभी फिलहाल में अपने को। सीरीज फिर अब मैं एस ब्लॉक में मैं खुद भी पढ़ाऊंगा, ECS आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा, बट पहले ही मैं पढ़ा दूंगा तो देख लेंगे। यहां पर क्या आएगा बेटा, छापा, ठीक है। छापा की बात करें तो छापा कौन है बेटा, कॉपर, Hg, Ag, है ना, Pt और Au, ये एलिमेंट्स को क्या कहते हैं अपन, छापा। तो इसको छापा से याद रख लेंगे। ये छापा वाले जो एलिमेंट है ना, इनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है। मुझे बताओ सबसे लेस रिएक्टिव दो एलिमेंट कौन दिख रहे हैं, गोल्ड और प्लेटिनम। गोल्ड और प्लेटिनम, ये दोनों जो है ना, इनको अपन नोबल मेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोबल मेटल। जैसे नोबल गैसेस होती है ना, नोबल गैसेस कौन सी होती है, रिएक्टिव या अनरिएक्टिव, वैसे ये दोनों अनरिएक्टिव मेटल है और इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, नोबल मेटल। आपने क्लास 10th में अगर ध्यान से पढ़ा हो तो आपने एक बात सुनी होगी कि एक्वा रेजिया नाम की कुछ चीज आती थी, और एक्वा रेजिया इन दो चीजों से रिएक्ट करते थे, वो दोनों ये है। एक्वा रेजिया सिर्फ इन्हीं से रिएक्ट करता है और ये दूसरे किसी चीज से रिएक्ट करने को तैयार नहीं होते। ये किससे रिएक्ट करेंगे, एक्वा रेजिया से, है ना। तो ये नोबल मेटल है, इनर्ट मेटल है, आसानी से रिएक्ट नहीं करते। फिर ये जो Ag और Hg है ना, इनकी रिएक्टिविटी इनके मुकाबले, इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये हाइड्रोजन से नीचे, मतलब ये लेस रिएक्टिव है। तो जब ये किसी एलिमेंट के साथ, जैसे मान लो ऑक्सीजन के साथ इन्होंने बॉन्ड बनाया, तो इसका भी ऑक्साइड बन जाएगा और इसका भी ऑक्साइड बन जाएगा। तो इनके जो ऑक्साइड बनते हैं ना, ये हाईली स्टेबल नहीं होते, ये अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं ये, अनस्टेबल। क्यों होते हैं अनस्टेबल, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी कम है। तो जब ये इससे बॉन्ड बनाएगा, भाई जिसकी रिएक्टिविटी कम है बॉन्ड, चलो वैसे तो इन्होंने तो बनाने से मना कर दिया, नहीं बनाएंगे, रिएक्टिविटी नहीं हमारी, तो किसे बनाएंगे। ये उछल रहे थे, नहीं हम तो बनाएंगे बनाएंगे। अब रिएक्टिविटी तो है कम, बॉन्ड बनाने पहुंच गए, थोड़ा बहुत बॉन्ड बना भी लिया, पर वो बॉन्ड मजबूत होगा कि टूट जाएगा, टूट जाएगा, क्योंकि इनका बॉन्ड जो बनेगा वो उतनी शिद्दत से थोड़ी बनेगा जितना ये ऊपर वाले बनाएंगे, उनकी शिद्दत ज्यादा रहेगी, रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव है। तो ये वाला जो बॉन्ड बनेगा ये स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल।
तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो सिल्वर और है ना मर्क्यूरी के जो ऑक्साइड होते हैं ये हाईली अनस्टेबल होते हैं, और अनस्टेबल होते हैं सेल्फ डिकम्पोज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सेल्फ डिकम्पोज। अब सेल्फ डिकम्पोज होने का मतलब है बनेगा और अपने को मान के चलना है, अगर ये कहीं दिख रहा है ये दोनों, तो आपको मान के चलना है कि ये खुद ब खुद टूट जाएगा, क्योंकि ये उतने स्टेबल नहीं होते। अब देखो पिछली क्लास में जैसे अभी आज हम ये बात करें, जैसे मान लो मैंने यहाँ सिल्वर नाइट्रेट लिया होता है AgNO3, तो क्या ये मेटल का नाइट्रेट है या नहीं है? है। मेटल के नाइट्रेट को हीट करने पर मुझे क्या मिलता? मेटल का ऑक्साइड। बाद में जो भी मिलता वो सब साइड रखो, मेटल का ऑक्साइड मिलता। मान लो मैंने मेटल के कार्बोनेट को हीट किया होता, तो क्या मेटल कार्बोनेट को हीट करने पर मेटल का ऑक्साइड और CO2 मिलता कि नहीं मिलता? मिलता है। मान लो मैंने किसी मेटल के हाइड्रोक्साइड को हीट करा होता, तो क्या मिल जाता मुझे? मेटल का ऑक्साइड और वाटर। तो अगर मैं Ag और Hg के कार्बोनेट को या हाइड्रोक्साइड को या नाइट्रेट को या सल्फेट को, ऑक्सीजनेटेड सॉल्ट को हीट करूंगा, तो मुझे मेटल का ऑक्साइड तो मिलेगा, इनका ऑक्साइड तो मिलेगा, पर इनका ऑक्साइड बनेगा या खुद ब खुद टूट जाएगा? खुद ब खुद टूट जाएगा। तो ये हमको मान के चलना है कि अगर Ag और Hg का ऑक्साइड दिख रहा है तो उसको स्टेबल मानना नहीं है, उसको खुद ही तोड़ देना है। और जब इनके ऑक्साइड टूटेंगे तो वो टूट कर क्या देंगे? बेटा एक बात बताओ, ये जो कंपाउंड है ये किन किन दो चीजों से मिलकर बना है? Hg और ऑक्सीजन। ये किन किन से मिलकर बना है? Ag और ऑक्सीजन। तो जब ये टूटेगा तो आपको एलिमेंट और ऑक्सीजन मिल जाएगा। ठीक है, आइए इसी बात को हमको लिखना है, स्टेटमेंट बनाएंगे, यहां पर नोट बना के लिखिएगा, है ना। नोट तो अपन ने मतलब हेडिंग तो डाल दी थी, नोट में लिखिएगा ऑक्साइड्स ऑफ Ag एंड Hg, ऑक्साइड्स ऑफ Ag एंड Hg आर highly unstable, oxides of Ag and Hg are highly unstable, so they get self decomposed, so they get self decomposed on heating, so they get self decomposed on heating। ठीक है, अब देखो ये जो सेल्फ डिकम्पोज्ड ऑन हीटिंग वाली बात हम लोगों ने लिखी है ना, उसके बाद आप चाहें तो ये जो रिएक्शन है इसको नोट डाउन कर लेंगे। रिएक्शन में क्या लिखना है कि बेटा सिल्वर का ऑक्साइड अगर दिख रहा है या Hg का ऑक्साइड मिल रहा है और इसको हीट दिखा दिया थोड़ा सा, तो आप समझ के चलेंगे कि हीट के बाद ये रुकेगा ही नहीं, ये खुद ब खुद क्या हो जाएगा बेटा? टूट जाएगा। तो इस तरह से आपको रिएक्शन लिख लेनी है, यहाँ पर Hg मिल जाएगा और साथ में क्या मिल जाएगा बेटा? ऑक्सीजन। नोट कर लें इस बात को, जो अपन ने स्टेटमेंट में लिखा है उसकी रिएक्शन ऐसी बन जाएगी कि Ag और Hg का ऑक्साइड दिख रहा है तो मान के चलें वो टूट ही जाएगा, बचेगा नहीं। लिख लिया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें अगले पॉइंट की तरफ। कुछ क्वेश्चंस हम लोगों को डिस्कस करने हैं, तो आइए उसके ऊपर बात कर लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे अगले हीटिंग पे। फोर्थ तो हो गया, फिफ्थ पे चलेंगे अमोनियम सॉल्ट पे। पहले रिएक्शन क्वेश्चन बोल दे रहा हूं, लिखिएगा। अ मेटल सॉल्ट, अ मेटल सॉल्ट ऑन हीटिंग, अ मेटल सॉल्ट ऑन हीटिंग गिव्स टू ऑक्साइड्स, a metal salt on heating gives two oxides. One is acidic and another is acidic and another is amphoteric in nature. One is acidic and another is amphoteric in nature. Determine the compound. Determine the compound. क्या बोल रखा है आपको? एक मेटल का कंपाउंड है कोई, जिसको आपने हीट किया। लैंग्वेज पढ़िए जरा, समझने की कोशिश करिए, क्योंकि कई बार क्या होता है बेटा, ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें आपकी गलतियां क्यों हो जाती है? क्योंकि आप स्टेटमेंट का अनुवाद सही तरीके से नहीं करते, है ना। मैंने ये बहुत बार फ्रीक्वेंटली देखा है कि कई बार बच्चों को कॉन्सेप्ट आते हैं, लेकिन वो जो ट्रांसलेशन वाला गड़बड़ होता है ना, तो उस ट्रांसलेशन वाली गड़बड़ी की वजह से कई क्वेश्चन गलत कर देते हैं। आता बहुत कुछ है, ठीक है। तो आप जरा इसको पढ़ें और रीड करें और समझे इसको। लाइन क्या कहना चाहता है? कंपाउंड है, मेटल का सॉल्ट है, मेटल का कंपाउंड है, उसको गर्म करने पर कितने ऑक्साइड मिले? दो। उनमें से एक ऑक्साइड कैसा है? एसिड, और दूसरा ऑक्साइड एम्फोटेरिक। और आपको फिर कंपाउंड को पहचानना है कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसको हीट करने पर ऐसा होता है। ऑप्शन बोल रहा हूं, लिखिएगा। पहला ऑप्शन BeCO3 बेरिलियम कार्बोनेट, अगला लिखे MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट, अगला लिखे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, अगला लिखे BaCO3 बेरियम कार्बोनेट। फर्स्ट आंसर, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। ये सारे के सारे क्या है? मेटल के कार्बोनेट। और चारों ऑप्शन देख लो, चारों मेटल के कार्बोनेट है।
और मेटल के कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या मिलता है? मेटल का ऑक्साइड और CO2। CO2 का नेचर, CO2 तो फिक्स है, वो तो एसिडिक होगा। और दूसरा कैसा चाहिए? एम्फोटेरिक। और एम्फोटेरिक होने के लिए कौन सी गैंग में होना चाहिए? जनाबे अली। जनाबे अली में इनमें एक ही दे रखा, बेरिलियम। वही आंसर है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, which of the following compound does not exist in solid state? Which of the following compound does not exist in solid state? Which of the following compound does not exist in solid state? पहला ऑप्शन लिखें LiHCO3, LiHCO3 लिथियम बाइकार्बोनेट है ना। दूसरा लिखें NaHCO3, NaHCO3। अगला लिखें KHCO3। अगला लिखें RbHCO3। करेक्ट आंसर LiSCO3, NaSCO3, KSCO3, RbHCO3। करेक्ट आंसर इज LiSCO3। लिथियम और ग्रुप 2 के बाइकार्बोनेट सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, वो वाला पॉइंट आ गया यहां पर। अगला क्वेश्चन लिखें विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, which of the following compound, which of the following compound does not decompose on heating? Which of the following compound does not decompose on heating? Which of the following compound does not decompose on heating? पहला ऑप्शन लिखें Li2CO3। अगला लिखें Na2CO3। अगला लिखें BeCO3। लास्ट लिखें CaCO3। करेक्ट आंसर इज Na2CO3। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के कार्बोनेट, सल्फेट, हाइड्रोक्साइड टूटेगा नहीं। चले आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, लिखिएगा a metal nitrate on heating, a metal nitrate on heating gives one colored and another colorless gas. Gives one colored and another colorless gas. Determine the compound. Determine the compound. ऑप्शन लिखें पहला LiNO3 लिथियम नाइट्रेट, LiNO3। अगला लिखें NaNO3। अगला लिखें KNO3 और चौथा लिखें ऑल ऑफ दीज। बताइए आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसका? फर्स्ट LiNO3। आपको क्या बोल रखा है क्वेश्चन में? कोई मेटल नाइट्रेट है, मेटल नाइट्रेट को हीट करने पर आपको क्या मिल रहा है? एक तो कलर्ड गैस मिल रही है और एक कलरलेस। कलर्ड गैस कौन सी होगी? ब्राउन गैस, भूरिया। ठीक है ना। अब मुझे बताओ इनमें से ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम, अच्छा बताओ सोडियम और पोटेशियम की हीटिंग बिल्कुल नॉर्मल होती है या कुछ अलग होती है? अलग होती है, और इसीलिए उसकी रिएक्शन अलग होगी। और लिथियम जो है वो नॉर्मल वाली रिएक्शन दिखाता था, और इसीलिए लिथियम का जो नाइट्रेट होगा उसको हीट करने पर हमको क्या मिलेगा बेटा? लिथियम का ऑक्साइड, NO2 और O2। यही आंसर है हमारा। अगला क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट क्या फॉर्मूला होता है सिल्वर नाइट्रेट का? AgNO3। वेरी गुड। सिल्वर नाइट्रेट ऑन स्ट्रांगली हीटिंग, silver nitrate on strongly heating gives the following products, gives the following products. ऑप्शंस लिख रहा हूं, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब मुझे बताओ सिल्वर नाइट्रेट को अगर आप हीट करते हो तो क्या ये मेटल नाइट्रेट है या नहीं बेटा? है। मेटल नाइट्रेट को हीट करने पर क्या मिलता है? मेटल का ऑक्साइड प्लस भूरिया प्लस O2। क्या ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है? अनस्टेबल। तो ये टूट जाएगा, और ये रिएक्शन ऑलरेडी लिखी हुई है अपन ने, ये टूट कर क्या बनेगा? सिल्वर और ऑक्सीजन। तो आपके फाइनल प्रोडक्ट ये बनेंगे।
और फाइनल प्रोडक्ट में सिल्वर आ रहा है, NO2 आ रहा है और O2 आ रहा है। सिल्वर आ रहा है, NO2 आ रहा है और O2 आ रहा है। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ये इसका रीजन है कि भाई कैसे क्या हो रहा है। इसमें सिल्वर ऑक्साइड बनना है, कायदे से तो सेकंड बनना चाहिए था, बट ये सेकंड जब टूटेगा तो सिल्वर मिलेगा और साथ में ऑक्सीजन मिल जाएगा, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अभी ये जितने भी हीटिंग इफेक्ट हम लोगों ने पढ़े, इन हीटिंग इफेक्ट में 4 हीटिंग इफेक्ट हम लोग कवर कर चुके हैं, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड और नाइट्रेट। अब आते हैं 5वें हीटिंग इफेक्ट की तरफ, और 5वें हीटिंग इफेक्ट में हमको पढ़ना है अमोनियम सॉल्ट्स के बारे में। ठीक है, तो अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेटा अमोनियम सॉल्ट्स का हीटिंग इफेक्ट। अभी अमोनियम सॉल्ट्स का हीटिंग इफेक्ट क्या है, आइए उसको समझते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहली बात, इसमें 2 केसेस आएंगे आपके सामने, एक तो अमोनियम के नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायंस की रिएक्शन और एक अमोनियम के स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एनायंस की रिएक्शन। तो आइए दोनों को इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको पूरी कहानी समझा देता हूं, फिर लिखते हैं, उसके बाद हम ध्यान से देखिएगा। बेटा एक बात समझिए, सबसे पहले मुझे बताइए अमोनियम सॉल्ट का मतलब क्या होता है। अमोनियम सॉल्ट लिखने का मतलब क्या होता है? सॉल्ट का मतलब क्या बताया था मैंने, कैटायन और एनायन के कॉम्बिनेशन को अपन क्या बोलते हैं, सॉल्ट। दिमाग में फिट कर लीजिए, ये शब्द आपको कई बार सुनने को मिलेगा, कैटायन और एनायन के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, सॉल्ट। अगर मैं मेटल सॉल्ट नाम लिखूं, क्या नाम लिखूं, मेटल सॉल्ट, इसका मतलब कैटायन मेटल है। और अभी मैं नाम क्या बोल रहा हूं, अमोनियम सॉल्ट, इसका मतलब कैटायन अमोनियम। अब सॉल्ट कब होगा, जब कैटायन के साथ कौन होगा, एनायन। मतलब इस अमोनियम के कैटायन के साथ कोई ना कोई ए नाम का एनायन मान लो है। ठीक है, अब वो ए कुछ भी हो सकता है, अमोनियम का कार्बोनेट, अमोनियम का क्लोराइड, अमोनियम का सल्फेट, अमोनियम का फॉस्फेट, कुछ भी हो सकता है, कोई एनायन है। अच्छा, इस अमोनियम में NH4 प्लस में, NH4 प्लस में अगर मैं बोलूं कि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बताओ, तो बताइए क्या स्टेट है। रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर 11th में आता है आपका, उसमें आप ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालना सीखते हैं। बताइए इसमें नाइट्रोजन की स्टेट क्या है। पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली तुमने, निकाली ना, यहां तक आते हैं तो बहुत बार स्टेट निकाल ली अपन ने, तो फिर वो कैसे निकाली थी, तो निकालो ना, वो आता है तो ये भी आता है, उसमें कुछ अलग थोड़ी होगा। 1 + 1 2 ही होता है, वो चाहे हिंदी में पढ़ो, चाहे इंग्लिश में पढ़ो, चाहे गुजराती पढ़ो, चेंज नहीं होता। बताओ, -3 बिल्कुल सही है। इसका स्टेट कितना आएगा, -3। ठीक है, -3 कैसे आया, आए इसको एक बार समझ लें। लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन बी X। ठीक है भाई, अच्छा बताओ किसका स्टेट निकालना, नाइट्रोजन का। जिसका स्टेट निकालना उसको क्या मान लेते हैं, X। कितना नाइट्रोजन, एक ही है, तो 1 × X प्लस हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन, और हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नाइट्रोजन पे आएगा माइनस और हाइड्रोजन पे आएगा प्लस। हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन 2 ही स्टेट दिखाता है, रेडॉक्स के रूल होते हैं, हाइड्रोजन या तो +1 दिखाता है या -1 दिखाता है। अभी हाइड्रोजन बताओ क्या दिखाएगा, -1 या +1, +1। कितने हाइड्रोजन है, 4, और चारों हाइड्रोजन कितनी स्टेट दिखा रहे हैं, +1। ठीक, इसके अलावा और कोई एलिमेंट है क्या यहाँ पर, नहीं। और इन सबको सॉल्व करने पे टोटल कितना चार्ज बचना चाहिए, +1, ये इधर लिख दिया। मान लो या -2 होता तो यहां पर क्या था, -2। ठीक है, वो जो भी बच रहा है। अब इसको सॉल्व करिए तो 1 × X, X 4 × +1 है ना, तो 4 × 1 कर दे, +1 कहने का मतलब यही, तो 4 हो जाएगा, और इधर कितना आ गया, +1। इस नंबर को इधर ले जाएंगे, बचपन में सीखते थे, तो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस माइनस माइनस, एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। ठीक है, लेट्स क्रैक इट। ठीक है, हाँ, अब देखो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ये अमोनियम के अंदर नाइट्रोजन का स्टेट कितना आ रहा है, -3। सुनते जाना है ना, ये -3 स्टेट जो है ना, ये नाइट्रोजन की मिनिमम स्टेट है। कौन सी स्टेट है, मिनिमम। एक पॉइंट बता रहा हूं यहां पर, रूल बता रहा हूं, ध्यान से सुनना और ध्यान समझना। एक्चुअल में जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, ये सब रेडॉक्स के रूल्स है, तो इसको थोड़ा सा सुन ले, समझ ले, क्योंकि ये सब चीजें आपको काम में आएंगे आगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जब हम ऑक्सी एसिड्स वगैरह की बात करेंगे, इसलिए दिमाग में फिट कर लीजिए। आपको यहां पर ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16 और ग्रुप नंबर 17 के बारे में बात हो रही है, उनकी मैक्सिमम स्टेट और उनकी मिनिमम स्टेट।
ये जो पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ना, ये रेंज दिखाते हैं। जैसे कार्बन +4 भी दिखाता है, कभी +2 भी दिखाता है, कभी -4 भी दिखाता है, ऐसे रेंज होती है इनकी, ठीक है। सबसे पहले ग्रुप 14 की बात करूं तो बेटा इसमें लास्ट नंबर क्या आ रहा है 4, तो यहां लगा दो प्लस के साथ। 15 में लास्ट नंबर क्या आ रहा है 5, प्लस के साथ। 16 में लास्ट नंबर क्या आ रहा है 6, यहां पर क्या आ रहा है 7। तो +4 +5 +6 +7 ये सब इनकी क्या है बेटा, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। मतलब ग्रुप 14 के जो भी मेंबर होंगे ना, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना, टिन, लेड, ये सब कौन कौन सी स्टेट दिखाएंगे, +4 मैक्सिमम होगी, +4 से ज्यादा नहीं दिखा सकते। नाइट्रोजन फैमिली कभी भी +5 से ज्यादा नहीं दिखाएगा। ऑक्सीजन वाले जो एलिमेंट होंगे ग्रुप के, वो कभी +6 से ज्यादा नहीं दिखाएंगे और +7 से ज्यादा हेलोजन नहीं दिखाएंगे। अब ये तो इनकी मैक्सिमम स्टेट हुई, आते हैं इनकी मिनिमम स्टेट में। मिनिमम स्टेट में कितने का गैप होता है, 8 का, 8 का अंतर होगा। कितने का अंतर होगा, 8 का। ये +4 है तो नीचे चले जाओ नंबर लाइन, बचपन में सीखते थे नंबर लाइन, 0 +1 +2 +3 +4, ऐसे -1 -2 -3 -4 ऐसे ग्राफ बनाते थे। तो ये चला गया -4 का। कितने का गैप है, 8 का। ये कितना आएगा, -3, ये आएगा -2, ये आएगा -1। ये इनकी रेंज है। मुझे बताओ नाइट्रोजन वाले फैमिली की रेंज कितनी है, +5 से लेकर -3। मतलब नाइट्रोजन फैमिली का नहीं पढ़ना ऐसा सब्जेक्ट, बायो का कोई भी एलिमेंट होगा ना, उसका जो भी कंपाउंड मिलता होगा दुनिया में, वो ज्यादा से ज्यादा +5, कम से कम -3 या इसके बीच में कहीं ना कहीं मिलेगा। ना +5 से ज्यादा का बनाएगा, ना -3 से कम का बनाएगा। मुझे बताओ, क्या ये जो नाइट्रोजन की स्टेट -3 यहां दिख रही है, जो अभी अपन ने निकाली है, क्या ये इसकी हाईएस्ट स्टेट है या मिनिमम स्टेट है? अब कंपाउंड या तो मैक्सिमम में बनेगा, या मिनिमम में बनेगा, या फिर इंटरमीडिएट स्टेट्स में बन सकता है, वो डिपेंड करेगा। यहां पर नाइट्रोजन अपने मिनिमम पे। अब मुझे बताओ, अगर मैं रिडॉक्स रिएक्शन के हिसाब से सोचता हूं, तो रिडॉक्स में क्या होता है, एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन। अब मुझे बताओ, अगर नाइट्रोजन अपने मिनिमम पे बैठा हुआ है और रिडॉक्स करना है, इसको क्या करना है, रिडॉक्स करना मतलब एक को ऊपर जाना पड़ेगा, एक को नीचे, तब होता है रिडॉक्स। नहीं, अबे दोनों ऊपर जाएंगे तो रिएक्शन नहीं हो सकती, दोनों नीचे आने को तैयार है, रिएक्शन नहीं हो सकती। रिडॉक्स तभी होगा जब एक ऊपर जाने को तैयार है और एक नीचे आने, तभी होगी, नहीं तो नहीं होगी, ठीक है। तो रिडॉक्स में मान लो नाइट्रोजन को रिडॉक्स में पार्टिसिपेट करना है, अभी ये कहां बैठा हुआ है, नीचे। अब ये रिएक्शन तभी कर, इससे नीचे नहीं जा सकता ये। अरे एक लेवल होता है गिरने का, इससे नीचे नहीं गिर सकता, खत्म बात। तो ये -3 पे, और -3 से नीचे ये जा नहीं सकता, पर इसके पास ऊपर जाने का रास्ता है कि नहीं है, +5 तक जाने का रास्ता है। तो अगर नाइट्रोजन को रिडॉक्स में हिस्सा लेना है तो इसके पास एक ही रास्ता है, ये नीचे तो जा नहीं सकता, ये ऊपर जा सकता है। अब मुझे बताओ, अगर नाइट्रोजन -3 से ऊपर जाता है, तो -3 से ऊपर जाने के कई रास्ते हैं, -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। अगर नाइट्रोजन को यहां से ऊपर जाना है, तो ये ऊपर खुद ब खुद नहीं जाएगा, ऊपर कोई ना कोई ले जाएगा, अपने आप ऊपर नहीं जाएगा रिएक्शन, कोई लेके जाएगा ऊपर। तो लेके, क्योंकि रिडॉक्स जो होता है ना, रिडॉक्स इज अ साइमल्टेनियस प्रोसेस। ये शब्द, ये लाइन आपने 10th में भी सुनी होगी जब रिडॉक्स पढ़ते कि रिडॉक्स इज अ साइमल्टेनियस प्रोसेस। साइमल्टेनियस कहने का मतलब है, अगर एक का रिडक्शन हो रहा होगा तो एक का ऑक्सीडेशन भी साइड बाय साइड हो रहा होता है। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ रिडक्शन होगा या सिर्फ ऑक्सीडेशन। आपको कभी कभी रिएक्शन ऐसे दिखा भी देगा कि Na से Na+ बना दिया, आपको बोलेगा देखो ऑक्सीडेशन हो गया, अबे तो ये हो तो गया, ये आधी रिएक्शन है, इसके साथ में कोई छुपा हुआ है जिसका रिडक्शन भी हो रहा है, पर अपने को जो काम का रहता है उतना दिखा दिया जाता है, ठीक है। अब देखो, ये जो एनायन है ना, ये एनायन का खेल आएगा पूरा। ये एनायन या तो नॉन ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होगा, या फिर ये नेचर ऑक्सीडाइजिंग होगा इसका, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर होगा, ठीक है। आपका जो एनायन है ना, एनायन या तो नॉन ऑक्सीडाइजिंग होगा या ऑक्सीडाइजिंग। जो नॉन ऑक्सीडाइजिंग है उसको कई बार वीक ऑक्सीडाइजिंग एनायन भी बोल देते हैं, और जो ऑक्सीडाइजिंग है उसको कई बार स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एनायन भी बोल देते हैं। अब ये एनायन क्या करेगा, यहां ये जो एनायन होंगे, कौन से एनायन होंगे, क्या एनायन होंगे, बताता हूं। एनायन का काम क्या होगा, इन दोनों के बीच में रिडॉक्स होगा, ये जाएगा नीचे और इसको भेजेगा ऊपर। अब ये एनायन, जो एनायन इसको -3 से ऊपर भेज पाएगा, वो इसको क्या कर रहा होगा, ऑक्सीडाइज कर रहा होगा। ऊपर जाना मतलब ऑक्सीडेशन होता है, तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, और जो इसको ऑक्सीडाइज कर रहा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एनायन। और मान लो अगर एनायन इसको -3 से ऊपर ले जा ही नहीं पा रहा है, -3 के -3 पे ही रख रहा है, तो इसका मतलब वो इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन ऑक्सीडाइज। अब ध्यान सुनना, कौन से ऐसे एनायन है जो ये कारनामा दिखाएंगे
और कौन से ऐसे एनायन है जो ये कारनामा दिखाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। CSPX ये दिख जाए कभी, कौन कौन दिख जाए? CSPX ये एनायन है। कौन कौन से एनायन है सोचो जरा, कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट और हैलाइड। अगर अमोनियम के साथ अमोनियम का कार्बोनेट हो, अमोनियम का सल्फेट हो, अमोनियम का फॉस्फेट हो, अमोनियम का हैलाइड हो, ये जो CSPX वाले 4 एनायन है ना, ये अमोनियम के साथ कैसा काम करते हैं? नॉन ऑक्सीडाइजिंग, मतलब ये नाइट्रोजन को -3 से ऊपर ले जाने का ताकत नहीं रखते। और इसीलिए यहां पर जब इस कंपाउंड को आप गर्म करोगे तो डिकम्पोजिशन पढ़ रहे हो, टूटेगा 2 या 2 से ज्यादा हिस्से में, उसमें से जो एक हिस्सा आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? अमोनिया। क्या मिलेगा? अमोनिया। अमोनिया में नाइट्रोजन की स्टेट देखो कितनी है? -3। यहां भी -3, यहां भी -3, मतलब नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। और वो कारनामा कौन दिखाएंगे बेटा? CSPX। जबकि अगर अमोनियम के साथ CSPX के अलावा, ध्यान सुनना, CSPX के अलावा कोई और एनायन आ जाए, वो CSPX के अलावा वाले कौन से एनायन होंगे? ध्यान से सुनिएगा। वो एनायन होंगे नाइट्रेट, वो एनायन होंगे नाइट्राइट, और वो एनायन होंगे डाइक्रोमेट। ये एनायन होंगे। ये जो CSPX के अलावा वाले आयन हैं, ये किसकी तरह काम करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एनायन। मतलब ये नाइट्रोजन को -3 से ऊपर ले जाएंगे। और ऊपर कहां ले जाएंगे? अब नाइट्रोजन के पास तो -3 से +5 तक जाने की संभावना है, तो इसमें ऐसा जरूरी नहीं कि +5 में ले जाएगा। ये कहां ले जाएंगे? ये ले जाएंगे या तो N2 पे या फिर N2O में। ये तीनों गैसियस प्रोडक्ट मिलते हैं। इसमें क्वेश्चन यही बनता है कि कौन सा गैसियस प्रोडक्ट मिलेगा। यहां पर कौन सा गैसियस प्रोडक्ट मिलेगा? अमोनिया। यहां पर कौन सा गैसियस प्रोडक्ट मिलेगा? या तो N2 या N2O। अब मुझे बताओ, N2 में नाइट्रोजन का स्टेट कितना होता है? 0। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बताया जाता है। नेटिव स्टेट में जो एलिमेंट होता है उसका स्टेट कितना होता है? 0। और N2O में नाइट्रोजन का स्टेट कितना है? +1। भैया एक ऑक्सीजन पे -2, तो 2 नाइट्रोजन पे मिला के +2, तो एक नाइट्रोजन पे +1। ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर -3 से 0 पे गया तो क्या ऑक्सीडाइज हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है, ऊपर गया है, -3 से ऊपर जा रहा है 0 की तरफ। और -3 से +1 गया है तो भी तो ऑक्सीडाइज हुआ है। मतलब ये वाले एनायन जो है ना, ये किसका कारनामा दिखाते हैं बेटा? ऑक्सीडाइज करने का कारनामा दिखाते हैं। सुनिएगा अब ध्यान से। आपको अमोनियम के साथ कोई एनायन मिलेगा, यहां पर नाइट्रोजन कौन सी स्टेट में? -3। एनायन दो तरह के होंगे, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एनायन। नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन कौन कौन होंगे बताइए? CSPX। CSPX का मतलब क्या हो गया? कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट, हैलाइड। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एनायन कौन होंगे? CSPX के अलावा। ठीक है ना? अलावा। ठीक है। अब मुझे बताओ, इसको जब हीट करोगे और इसको जब हीट करोगे, मतलब ये वाले जो कंपाउंड को हीट करोगे और इन वाले कंपाउंड को जब हीट करोगे, तो हीट करने पर आपको कम से कम 2 प्रोडक्ट मिलने चाहिए। यहां पर भी हीट करने पर कम से कम 2 प्रोडक्ट मिलने चाहिए, क्योंकि आप डिकम्पोजिशन पढ़ रहे हो सकता है 2 से ज्यादा भी मिले, पर कम से कम 2 मिलने चाहिए। इन 2 में से एक प्रोडक्ट जो मिलेगा वो ऐसा मिलेगा जिसमें नाइट्रोजन की स्टेट चेंज होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। और वो प्रोडक्ट कौन होगा? अमोनिया। क्योंकि अमोनिया में नाइट्रोजन अभी भी -3 पे। अब इसको अपन क्या बोलेंगे? ध्यान सुनना। इस गैस को बोलेंगे अपन अम्मा। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको? अम्मा। ध्यान सुनना। अगर आप अमोनियम के CSPX को हीट करोगे तो जो गैस मिलेगी वो कौन सी गैस मिलेगी? अम्मा गैस। अम्मा गैस में समझ में आना चाहिए किसके बारे में बात हो रही है? नाइट्रोजन। आगे भी आएगा ये अम्मा गैस कई बार, तो याद हो जाएगा। अम्मा गैस मिल रही है। अम्मा गैस में नाइट्रोजन कौन सी स्टेट में? -3। रिएक्टेंट पे भी -3, प्रोडक्ट में भी -3, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। इसका मतलब है जो आपका ऑक्सीडाइजिंग एनायन था वो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन था, क्योंकि उसने ऑक्सीडाइज नहीं करा पाए। दूसरी बात सुनो। अच्छा मुझे बताओ, ये तो एक प्रोडक्ट हो गया, अभी कम से कम एक प्रोडक्ट और होगा। मुझे बताओ, यहां से यहां आने पर, NH4+ से NH3 में आने पर क्या चीज हटता हुआ दिख रहा है? H+। क्या हटता हुआ दिख रहा है? H+। वो H+, ये एनायन है, कार्बोनेट, माइनस है इस पे भी माइनस, इस पे भी माइनस, इस पे माइनस। वो जो H+ यहां से निकला है ना, वो H+ इस पर, इस पर, इस पर और इस पर अटैक करेगा। और इस पर जब अटैक करेगा तो इसका क्या बना लेगा बेटा? एसिड बना लेगा। आप देख सकते हैं यहां पर, अगर मैंने यहां पर मान लो कार्बोनेट लिया, तो यहां NH4+ से NH3 में जाने पर क्या कम हो रहा है? H+। वो H+ जब इस पर अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा? H2CO3, कार्बोनिक एसिड। वो H+ जब इस पर अटैक करेगा क्या बन जाएगा? H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड।
वो H+ जब इस पे अटैक करेगा H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, और जब यहां पर अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, HX बन जाएगा, हाइड्रोहेलिक एसिड बन जाएगा। तो ये इसका दूसरा प्रोडक्ट होगा, लेकिन अभी अपन मेन प्रोडक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, तो अभी इसको साइड में रखिए, ये मेन प्रोडक्ट हो गया। इधर आइए, जब अमोनियम का CSPX के अलावा वाला सॉल्ट लिया आपने, अब CSPX के अलावा ढेरों बन सकते हैं, लेकिन आपको जो मिलेगा वो मिलेगा डाइक्रोमेट, नाइट्राइट और नाइट्रेट। क्या क्या मिलेगा, डाइक्रोमेट, नाइट्राइट और नाइट्रेट। इस केस में आपको प्रोडक्ट में कई सारे प्रोडक्ट मिलेंगे, लेकिन जनरली दो मेन प्रोडक्ट होंगे, या तो N2 मिलेगा या N2, दोनों में से कोई एक मिलेगा, ठीक है। जनरली आपको क्या मिलेगा, N2, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं नाइट्रोजन -3 से किस पे आ गया, 0, ऑक्सीडेशन हुआ है, और यहां पर नाइट्रोजन -3 से +1 पे आया, यहां भी ऑक्सीडेशन हुआ है, जनरली ये मिलेगा। अब ध्यान सुनो, इसको क्या बोलेंगे, जब CSPX को गर्म करा तो कौन सी गैस मिली, अम्मा। यहां पर जो गैस मिलेगी, ध्यान सुनना, जब आप अमोनियम के साथ डाइक्रोमेट, नाइट्राइट, नाइट्रेट को या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एनायन या फिर बोलूं तो CSPX के अलावा वालों को गर्म करेंगे, तो जनरली आपको नट्टू काका मिलेंगे। कौन से काका मिलेंगे, नट्टू काका, जानते हो, अगर नहीं जानते तो जिंदगी, ठीक है, हाँ जानते ना भाई, तो कौन मिलेंगे, नट्टू काका। अब नट्टू काका मिलेंगे, समझ में आने चाहिए, नट्टू काका की यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0, तो -3 0 पे आ रहा है, मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। या तो नट्टू काका मिलेंगे या हंसी मिलेगी। क्या मिलेगा, या तो नट्टू काका मिलेंगे या फिर हंसी मिलेगी। CSPX में क्या मिलेगा, अम्मा गैस। और अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एनायन आए तो कौन मिलेगा, बोलो, या तो नट्टू काका या फिर हंसी। जनरली कौन मिलेगा, नट्टू काका। अब हंसी केवल एक ही केस में मिलेगी, और हंसी मिलेगी नाइट्रेट में। कब मिलेगा, नाइट, ये होगा ना, ये होगा, तो इसके साथ नट्टू काका नहीं मिलेंगे, इसके साथ हंसी मिलेगी, बाकी सबके साथ क्या मिलेंगे, नट्टू काका। और ऐसा क्यों है, उसका कारण सुनिएगा, ये पढ़ चुके हम लोग। क्या नाइट्रेट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं कि नहीं होते, होते हैं। और नाइट्रेट जो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने के लिए क्या उसके मुंह पे ऑक्सीजन फेंक के मारा करे थे। और इसीलिए यहां पर सब नट्टू काका दे रहे थे, ये भी नट्टू देगा, ये भी नट्टू देगा, ये भी नट्टू देगा, लेकिन ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नट्टू काका के मुंह पे ऑक्सीजन फेंक के मार देगा, तो नट्टू काका को क्या आ जाएगी, हंसी आ जाएगी। तो नाइट्रेट वाले केस में नट्टू काका नहीं मिलेंगे, क्या मिलेगी, हंसी, और बाकी सबके साथ क्या मिलेगा, नट्टू काका। और अगर CSPX आ गया तो कौन सी गैस मिलेगी, अम्मा गैस मिलेगी, इसकी रिएक्शंस, ठीक है। अब इसमें और भी बाय प्रोडक्ट होते हैं, उनके ऊपर अपन डिस्कशन करते हैं 1 बाय 1। पहले रिएक्शंस को लिखेंगे, केस 1, ठीक है, केस 1 CSPX वाला, अम्मा वाला, और फिर नट्टू काका और हंसी वाले केस के ऊपर बात करेंगे। स्टेटमेंट बोलूंगा, केस नंबर 1 5 में पहला स्टेटमेंट, केस 1 बना के लिखिएगा, ammonium salts of non-oxidizing anions, ammonium salts of non-oxidizing anion, वो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन कौन कौन से होंगे, CSPX मतलब कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट, हैलाइड, इनको अपन नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन बोल रहे हैं। अमोनियम सॉल्ट्स ऑफ नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायंस, ब्रैकेट में कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट, हैलाइड्स, on heating produce अम्मा गैस है ना, NH3 गैस लिख लेना, अम्मा मत लिख देना, ठीक है। ऑन हीटिंग प्रोड्यूस NH3 गैस। ध्यान से देखें, आप इस रिएक्शन को देखें, अमोनियम के साथ हो सकता है कार्बोनेट हो सकता है सल्फेट हो सकता है फॉस्फेट हो सकता है हैलाइड हो। यहां पर नाइट्रोजन का स्टेट कितना है बेटा, -3, और इसको रिडॉक्स दिखाना है, तो ये अपने मिनिमम पे बैठा, या तो ये ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। ये जो नॉन ऑक्सीडाइजिंग है ना, इनकी औकात नहीं कि इसको ऊपर पहुंचा दे, और इसीलिए यहां पर जब ये टूटेगा कंपाउंड, तो टूटने पर आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें नाइट्रोजन जिस स्टेट का था उसी स्टेट का प्रोडक्ट मिल जाएगा। और जो गैस मिलेगी वो कौन सी गैस मिलेगी बेटा, अम्मा गैस मिलेगी। आइए इसके एग्जाम्पल को, रिएक्शंस को एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए आपको एग्जाम में दिया जाए कि अमोनियम का कार्बोनेट है, तो अमोनियम का C आ गया, अमोनियम का सल्फेट है तो अमोनिया का S आ गया, अमोनियम का X है, मतलब हम लोग यहां पर हैलाइड में क्लोराइड ले लेता हूं, तो CSPX में से 3 रिएक्शन लिख देता हूं मैं। अब देखो, अमोनियम का कार्बोनेट है, अमोनियम का सल्फेट है, अमोनियम का हैलाइड है। अब आपको समझ में आना चाहिए, इसको हीट करने का दे रखा है,
बेटा जब भी एरो पे हीट दिख जाए समझ में आ जाना चाहिए हीटिंग इफेक्ट का है। और इधर एक रिएक्टेंट को हीट करके दो या दो से ज्यादा में तोड़ने की प्रोसेस को अपन थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। ये बताओ मुझे, ये मेटल का कार्बोनेट है या अमोनियम का कार्बोनेट है? अमोनियम। यहाँ पर एग्जाम में दिमाग मत लगा क्या जाना कि इसको CaCO3 जैसे तोड़ दो कि मेटल ऑक्साइड और CO2 बना दो। ये मेटल सॉल्ट नहीं है, ये अमोनियम का सॉल्ट है। और अमोनियम का सॉल्ट जब भी आएगा तो दो ही बातें होंगी, या तो उसके साथ CSPX होगा या CSPX के अलावा कुछ होगा। अगर CSPX होगा तो कौन सी गैस मिलेगी? अम्मा गैस। अब देखो यहां से अम्मा गैस निकाल देते, बताइए कौन मिल गया? NH3। यहां पर कौन मिल गया? NH3। यहां पर कौन मिल गया? NH3। अब NH3 के अलावा ध्यान से देखना, NH4 प्लस से NH3 आते वक्त क्या गायब होता हुआ दिख रहा है? H प्लस। वो H प्लस इस पर, इस पर, इस पर और इस पर अटैक करेगा। यहां से जो H प्लस निकला वो CO3 पर जब अटैक करेगा तो आपको मिल जाएगा H2CO3, यहां मिल जाएगा H2SO4 और यहां पर मिल जाएगा Cl। मुझे बताओ क्या ये तीनों एसिड हैं या नहीं है? बेटा है, तो ये लिख दिया इसको एसिड। और अमोनिया इज अ बेस, तो ये रिएक्शन रिवर्स भी आ सकती है। जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? सॉल्ट। क्या बनाएंगे? सॉल्ट। क्या बनाएंगे? सॉल्ट। और उसी सॉल्ट को आप गर्म कर दोगे तो ये वापस से अपने एसिड और बेस में टूट जाएगा। नोट करिए इस रिएक्शन को, आते सेकेंड रिएक्शन में। चले बेटा ना, फर्स्ट रिएक्शन हो जाने के बाद आते सेकंड वाले केस पे। इसमें फर्स्ट वाले में एक बात का ध्यान रखेंगे, यहां पर मैंने लिखा नहीं है, आपको यहां पर बता दिया दोनों में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नाइट्रोजन की स्टेट कितनी होगी? -3 -3। ठीक है, अब आए यहां पर सेकंड स्टेटमेंट केस 2 बोल रहा हूं, लिखेगा अमोनियम सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एनायंस, अमोनियम सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एनायंस, ammonium salts of strong oxidizing anions on heating produce either N2 or N2O gas, on heating produce either N2 or N2O gas, on heating produce either N2 or N2O gas। ठीक है, ध्यान सुनना। अब यहां पर ये जो रिएक्शन लिखी हुई है उसमें बात को समझेंगे। अमोनियम सॉल्ट लिया अपन ने किसका? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एनायन का। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एनायन कौन होगा? CSPX वाला या CSPX के अलावा वाला? अलावा वाला। CSPX के अलावा कौन कौन आएंगे? आपको तीन चीजें देखने को मिलेगी आपके सिलेबस में। कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट, हैलाइड के अलावा या तो डाइक्रोमेट मिलेगा या नाइट्राइट मिलेगा या फिर नाइट्रेट मिलेगा। तो आपको अमोनियम के डाइक्रोमेट, अमोनियम के नाइट्राइट और अमोनियम के नाइट्रेट को हीट करना है वन बाय वन। और मैंने क्या बोला कि जब CSPX आता तो कौन सी गैस मिलेगी? अम्मा। उसके अलावा वाले आते तो या तो नट्टू काका मिलेंगे या फिर हंसी मिलेगी। तो यहाँ पर कहीं पर नट्टू काका मिलेंगे, कहीं पर हंसी मिलेगी। जनरली कौन मिलेगा? नट्टू काका। अब जरा जनरली नट्टू काका से कहानी शुरू करते, प्रोडक्ट बनाने का तरीका समझिएगा। यहां पर पहले नट्टू काका बना दो। जनरली कौन मिल रहे? नट्टू काका। सब में नट्टू काका चिपका दो पहले तो। जनरली तो यही होना था। देखते आओ, ध्यान से सुनते आना। ठीक है, याद करने का तरीका ऑलरेडी आपको बता दिया, लेकिन हम मैकेनिज्म को समझते चले कि कैसे क्या रिएक्शन हो रही है। जनरली आपने नट्टू काका चिपका दिया। मुझे बताओ इस रिएक्शन में देखो, रिएक्टेंट को देखो, N2 निकाल दिया आपने। N2 निकालने के बाद यहां से भी N2 निकाल दिया, यहां से भी N2 निकाल दिया। N2 निकालने के बाद यहां से जितना मैक्सिमम हो सकता है पानी निकालने का।
क्या निकालने का है? पानी। अब मुझे बताओ यहां पर कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं? 8 और ऑक्सीजन है 7। मैक्सिमम कितना वाटर निकाल पाओगे? 4। 4 से ज्यादा नहीं निकलेगा, लिमिटिंग रिएजेंट वाली कहानी आ जाएगी, हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा। अच्छा मुझे बताओ अगर मैक्सिमम पानी निकाल दिया उसके बाद क्या बच रहा है? कितने ऑक्सीजन बच रहे हैं? 3। बैलेंस करो जरा, कितने ऑक्सीजन बच रहे हैं? 3। और क्या 2 क्रोमियम भी बचे हुए हैं? हाँ, क्रोमियम है मेटल, ऑक्सीजन है नॉन मेटल। मेटल नॉन मेटल रिएक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। और मेटल नॉन मेटल रिएक्ट करके कंपाउंड बना लेंगे। 2 क्रोमियम और 3 ऑक्सीजन का मिलकर एक कंपाउंड मिलता है नेचर में, और वो कंपाउंड कौन सा बेटा? Cr2O3। ये जो Cr2O3 है ये ग्रीन कलर का कंपाउंड होता है, और इस ग्रीन कलर के कंपाउंड की एक खासियत है, इट इज यूज्ड इन फायर क्रैकर्स। यूज्ड इन फायर क्रैकर्स, पटाखे जो होते हैं, पटाखों में ग्रीन कलर की जो लाइटिंग आती है, रॉकेट में या अनार वगैरह में जो ग्रीन कलर की लाइटिंग आती है, उस लाइटिंग को लाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है बेटा? Cr2O3 का ग्रीन कलर की लाइटिंग इसकी वजह से आती है। ठीक है, अब देखो ये रिएक्शन आपकी क्या हो चुकी है बेटा? बैलेंस हो चुकी है। यहां पर नाइट्रोजन कौन सी स्टेट में था? -3। यहां पर कौन सी स्टेट में आ चुका है? 0। क्या नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। इसका मतलब है यहां पर जो एनायन आपने लिया है वो कैसा एनायन है बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एनायन है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। इन दोनों को देखो, बी और सी को, इसमें खास बात बेटा, यहां पर कैटायन कौन है? मुझे बताओ कौन है कैटायन? कैटायन कौन है? क्या है? अमोनियम। क्या नाम है? इसको क्या बोलते हैं? अमोनियम। तो कैटायन जो, ध्यान से देखना, अभी इसमें दो पॉइंट लिखूंगा मैं। ये जो मैं पिंक कलर से प्लस और माइनस लगा रहा हूं, ये तो पूरा कैटायन और पूरा एनायन तोड़ा है मैंने। अमोनियम इन दोनों में कैटायन है, और नाइट्राइट इसका एनायन है, और नाइट्रेट इसका एनायन है। ये जो प्लस और माइनस मैंने पिंक कलर से लिखा है, ये कैटायन और एनायन के चार्ज है। जैसे ऑक्सीजन पे -2 होता है, सोडियम पे +1 होता है। अब मुझे बताओ, इसमें अगर मुझे नाइट्रोजन की स्टेट निकालनी है, किसकी स्टेट निकालनी है? नाइट्रोजन। तो अमोनियम में इस NH4+ में नाइट्रोजन पे कितना चार्ज होता है? -3। अभी निकाल ही चुके हैं हम लोग, -3। ये जो येलो कलर से लिख रहा हूं, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है किसकी? नाइट्रोजन। अच्छा, इसके कैटायन में तो नाइट्रोजन है, क्या एनायन वाले हिस्से में भी नाइट्रोजन है? क्या इसके भी एनायन वाले हिस्से में नाइट्रोजन है? अब मैं जो बात बता रहा हूं ध्यान सुनना, जब कैटायन और एनायन दोनों हिस्सों में नाइट्रोजन हो, कैटायन और एनायन दोनों हिस्सों में नाइट्रोजन हो, तो जो प्रोडक्ट बनेगा ना, वो इन दोनों नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसके एवरेज के बराबर बनता है। क्या बनता है? एवरेज के बराबर। ध्यान से देखना, मुझे बताओ NO2-, इसका एनायन कौन है? NO2-। इसमें नाइट्रोजन की स्टेट निकालो जरा, देखो आराम से कैलकुलेट करो। लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन बी X। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। एक ऑक्सीजन पे कितना होता है? -2, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इसलिए माइनस, और इक्वल टू -1। सॉल्व करेंगे तो इस पे आ जाएगा +3। ठीक है, अब देखो ये वाला जो नाइट्रोजन है, ये वाला, ये जो येलो कलर से लिख रहा हूं, ये इस नाइट्रोजन की कहानी है। इस पे कौन सा आ रहा है बेटा? +3। ठीक है, कितना आ रहा है? +3। अब ये भी -3, ये +3। बताओ दोनों का एवरेज करूंगा, -3 + 3/2 एवरेज कर रहे हो तो कितना आएगा? 0। जो आपका प्रोडक्ट बनेगा ना, उस प्रोडक्ट में नाइट्रोजन का स्टेट कितना आने वाला है बेटा? 0 आने वाला। और या सीधी सी बात करें तो जब आप इसको बैलेंस कर रहे थे, आप देखो इधर से हमने पहले क्या निकाल दिया? नट्टू काका। नट्टू काका निकालने के बाद आप बताओ इन दोनों में से मैक्सिमम कितना वाटर निकाल सकते हो? 2 वाटर। तो आपने अगर यहां से मैक्सिमम वाटर निकाला तो मैक्सिमम 2 वाटर निकल जाएगा। क्या इसके बाद कोई और रिएक्टेंट बच रहा है कि नहीं बच रहा बेटा? नहीं बच रहा, मतलब आपकी रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस हो चुकी है। इधर आइए, ध्यान से सुनिएगा। अभी ऑक्सीडेशन स्टेट वाली बात को साइड में रखिए। यहां से पहले आपने क्या निकाला नट्टू काका? फिर मैंने बोला इन रिएक्शन में मैक्सिमम जितने वाटर निकल सकते हो निकालिए। बताइए यहां से कितने मैक्सिमम वाटर निकाल पाओगे? 2 मैक्सिमम वाटर निकाला, मतलब 2:2 निकाला। क्या कुछ बच रहा है? क्या बच रहा है? ऑक्सीजन। कितना? वो ऑक्सीजन जाके इस नाइट्रोजन पे अटैक कर देता है, क्योंकि नाइट्रेट का जो ऑक्सीजन है वो मुंह पे मारता है किसके? नट्टू काका के, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा? N2O में। अब देखो ये प्रोडक्ट आ गया। अब एक बात समझना, अब इसको उस बात से बताता हूं। कौन सी बात? एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट रूल। क्या यहां पर भी कैटायन और एनायन दोनों में नाइट्रोजन है या नहीं बेटा? है। कैटायन में नाइट्रोजन का स्टेट कितना है? -3। एनायन में नाइट्रोजन का स्टेट है +5। अगर -3 और +5 का एवरेज निकालूं, -3 + 5/2 +1 आएगा। प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? +1 वाला कंपाउंड। तो आपको एग्जाम में ये रिएक्शन में, रिएक्शन तो लिखा हुआ होगा, आपसे प्रोडक्ट बोलेगा, प्रोडक्ट में भी ऑप्शन दिया हुआ होगा।
और ऑप्शन में आपको सिर्फ इतना ही तो देखना है कि इन दोनों का एवरेज ये है, कि इन दोनों का एवरेज ये है। जो एवरेज आ रहा होगा उसको टिक करके आ जाना घर पे, बाकी कुछ दिमाग लगाना नहीं। लेकिन याद करने का तरीका आपको ऑलरेडी बता दिया। अमोनियम के साथ CSPX आ गया तो अम्मा गैस, उसके अलावा कोई आता तो जनरली कौन मिलेगा? नट्टू काका। नाइट्रेट क्योंकि पावरफुल है इसीलिए वो नट्टू काका के मुंह पे क्या फेंक के मारेगा बेटा? ऑक्सीजन। और इसीलिए आपको यहाँ क्या मिल जाएगा? N2O। ये जो शुरू की दो रिएक्शन है, ध्यान से देखना, ये जो शुरू की दो रिएक्शन है, ये वाली, ठीक है, ये जो शुरू की दो रिएक्शन है, इन दोनों को ऐसे कॉमन करके लिख लेना। इन दोनों में आपको प्रोडक्ट में कौन मिल रहा है? नाइट्रोजन। तो इसको हम लोग आगे सिलेबस में ग्रुप 15 में पढ़ोगे, ये सारी रिएक्शन आएंगी वापस से, ठीक है, वहां बोल दूंगा, बता रखी है ऑलरेडी। ए और बी वाली जो रिएक्शन है, इनमें हम किसको प्रोड्यूस कर रहे हैं? नाइट्रोजन को। तो इसको हम बोलेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन। और जो ये वाली रिएक्शन है, इसमें हम किसको प्रोड्यूस कर रहे हैं? नाइट्रोजन को या N2O को? N2O को। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ N2O। ये बात आप उस साइड लिख लेना, मेरे पास अभी उधर स्पेस नहीं है, तो आप इस बात को उधर लिख लेना, दोनों को कॉमन कर लेना और लिख लेना मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन, और इसके साइड में लिख लेना मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ N2O। आपको आपके सिलेबस में N2 को बनाने के लिए 4 मेथड्स पढ़नी है। उन 4 में से 2 रिएक्शन आपके सामने ऑलरेडी आ गई है, बची हुई 2 हम लोग ब्लॉक्स में पढ़ेंगे। और N2O नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का पूरा एक टेबल है एनसीईआरटी में, N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5, भूरिया भूरिया सब बनाने का, उसमें ये N2O वाली रिएक्शन काम में आएगी। NO2, ध्यान सुनो, क्या भूरिया भी नाइट्रोजन का ऑक्साइड है? इसको बनाने की मेथड भी हम पढ़ चुके हैं, वो जो PbNO3 ट्वाइस वाली रिएक्शन थी, वहां पर लिख लेना मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ NO2। ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। इसके अलावा एक N2O4 भी पढ़ चुके आप। ये सब आएंगे वापस से। याद करें N2O4 कहां पढ़ा था? हाँ, तो ये भी पढ़ चुके, ये भी पढ़ लिया और ये पढ़ लिया। ये 3 प्रिपरेशन आपकी ऑलरेडी यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं, जो आपने ऑलरेडी पढ़ लिए। ये वापस से आएंगी, है ना, पीरियड वो उसमें पी ब्लॉक के अंदर, तो वहां मैं बोल दूंगा ऑलरेडी ये चीजें बता रखी है आपको। लिख लिया? तो कल से टेस्ट मैच चालू है, कल से ही है ना? कितने बजे से? सुबह 5 बजे? शाम को 3:30 बजे? ऑस्ट्रेलिया में है ना मैच? इंग्लैंड में है? हाँ तब ठीक है। वही ऑस्ट्रेलिया में तो सुबह चालू हो जाता है, नहीं तो 5 बजे का टाइम रहता है ज्यादातर। यूज्ड इन फायर क्रैकर्स, यूज्ड इन फायर क्रैकर्स, पटाखे जो होते हैं उसमें इस्तेमाल होता है। कर लिया भाई नोट डाउन सबने? ठीक है। अब ये देखो, हमने 5 यहां पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन के, मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या बोल रहा हूं, 5 हीटिंग इफेक्ट पढ़ लिया। कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, फिर हमने पढ़ा था नाइट्रेट, और अभी हमने क्या पढ़ लिया बेटा? अमोनियम सॉल्ट्स। ठीक है। अब इन अमोनियम सॉल्ट्स वाली रिएक्शन तक कंप्लीट करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2 और हीटिंग इफेक्ट बचे हुए हैं, जिसमें से 6th नंबर पे आ जाता है बेटा मेटल क्लोराइड्स का हीटिंग इफेक्ट, या फिर सिर्फ क्लोराइड्स का हीटिंग इफेक्ट। आइए इसके ऊपर बात करते हैं। क्लोराइड्स या हेलाइड्स के हीटिंग इफेक्ट की जब हम बात कर रहे हैं, तो इसमें आपको 2 कंडीशंस पढ़नी है। केस 1 के अंदर हमें पढ़ना है एनहाइड्रस क्लोराइड्स का हीटिंग इफेक्ट, और केस 2 में हमें पढ़ना है बेटा हाइड्रेटेड क्लोराइड्स का हीटिंग इफेक्ट। चलिए, केस 1 जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसकी कंडीशन क्या है कि हायर क्लोराइड को
हायर क्लोराइड कहने का मतलब है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो क्लोराइड होते हैं, इसको अगर अपन गर्म करेंगे तो ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में आपको क्या मिल जाएगा बेटा, Cl2 गैस यहां पर मिल जाएगी। ये इसकी रिएक्शन होती कॉमन। अभी जरा इस रिएक्शन को देखें ध्यान से और समझे क्या कहना चाहते हैं। मैं एग्जांपल से पहले आपको बताता हूं। एग्जाम्पल देखिएगा, मान लीजिए आपको दिया बेटा PCl5, मुझे बताइए ये क्लोराइड है या नहीं है? आपको मैंने बोला FeCl3, क्या ये क्लोराइड है या नहीं है बेटा? है। मैंने बोल दिया आपको PbCl4, क्या ये भी क्लोराइड है या नहीं है? और मैंने आपको बोल दिया AuCl3, ये भी क्लोराइड है। ठीक है, इन क्लोराइड्स को जरा ध्यान से देखिएगा। ये जो क्लोराइड है इसमें बताओ फॉस्फोरस का स्टेट कितना दिख रहा है बेटा? +5। यहां पर आयरन का स्टेट +3, यहां पर पीबी का स्टेट +4 और यहां पर गोल्ड का स्टेट +3। ठीक है, इन स्टेट्स को देखकर एक बात बताइए, फास्फोरस क्या नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है या नहीं है बेटा? है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था नाइट्रोजन फैमिली का रेंज होता है +5 से -3। अगर फास्फोरस +5 में, तो ये +5 इसका हाईएस्ट स्टेट है बेटा। आयरन की बात करो, आयरन 2 स्टेट दिखाता है, पता है क्या आपको? कौन कौन से? +2 और +3। वेरी गुड। पीबी जो है, पीबी इस ग्रुप का मेंबर है, उसका हाईएस्ट कितना होता है? +4। क्या +4 के अलावा दूसरी स्टेट दिखा सकता है? दिखा सकता है। देखो ध्यान से, अब आप बताओ, यहां पर पी है ना, फास्फोरस अपने हाईएस्ट पे है, पीबी अपने हाईएस्ट पे, आयरन अपने हाईएस्ट पे, गोल्ड का +3 उसका हाईएस्ट होता है, आपको पता नहीं होगा बट ये होता है। ठीक है, अब देखो ये सब अपने हाईएस्ट स्टेट में। जब भी कोई क्लोराइड अपने हाईएस्ट स्टेट में होगा और आप उसे क्या करोगे? गर्म, तो गर्म करने पर वो टूटेगा और हायर स्टेट वाले क्लोराइड से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लोअर स्टेट वाले क्लोराइड पे। अब लोअर स्टेट वाला क्लोराइड क्या होता है? फास्फोरस 2 स्टेट दिखाता है मेनली, एक +5 और एक +3, +5 और +3। तो यहां पर +5 से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? +3। और ये कंपाउंड तो आपके कई बार सिलेबस में काम में आते भी हैं, तो इसके बारे में जानकारी होनी भी चाहिए। खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बार PCl5 और PCl3 काम में आएगा आपको आगे जाके भी। FeCl3 की बात कर रहा हूं, आयरन की 2 स्टेट होती है, +3 और +2। तो हायर से टूटकर किसमें जाएगा? लोअर में। तो ये जाएगा बेटा FeCl2 और साथ में क्या रिलीज हो जाएगा? क्लोरीन। बैलेंसिंग नहीं कर रहे, ध्यान रखिएगा, अपन सिर्फ प्रोडक्ट लिख रहे हैं। पीबी लेड कार्बन फैमिली, कार्बन की 2 स्टेट होती है, +4 और +2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। वैसे +4 के अलावा इसकी स्टेट क्या होती है? +2। तो +2 वाला क्लोराइड बना देगा, वो क्या बन जाएगा? PbCl2 और साथ में क्या निकाल देगा बेटा? Cl2 गैस। और गोल्ड की स्टेट +3 के अलावा +1 होती है, तो यहां पर मिल जाएगा आपको AuCl प्लस Cl2। तो ये अपन ने क्या देखा, ये सारे जो क्लोराइड दिख रहे हैं ये हाइड्रेटेड है या एनहाइड्रस? हाइड्रेटेड मतलब .H2O वाले को क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड। यहां पर हाइड्रेटेड है या एनहाइड्रस है? एनहाइड्रस। यहां पानी इनके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो एनहाइड्रस क्लोराइड अगर हाईएस्ट स्टेट में है, उसको हीट करने पर वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? लोअर स्टेट में। और साथ ही साथ क्या रिलीज करेगा? Cl2। ये जो रिएक्शन 4 लिखी है ना, इनमें से ये फर्स्ट आपको बिल्कुल याद ही होनी चाहिए, क्योंकि इन चारों में से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो पहला वाला ही आएगा कंफर्म है, क्योंकि एनसीईआरटी में एक ही केस दे रखा है हमने, बाकी तो बस प्रैक्टिस के लिए लिखा हुआ है। एक रिएक्शन क्लियरली एनसीईआरटी ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली पी ब्लॉक में दिया है, PCl5। बोर्ड्स में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि PCl5 को तोड़ने पर आपको क्या मिलेगा? फिल इन द ब्लैंक्स की इक्वेशन आएगी, ये PCl5 हीट बना देगा और प्रोडक्ट में डैश एंड डैश लिख देगा। तो आपको 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है कि PCl3 और Cl2 मिलेगा। एक खास बात और इसके बारे में ध्यान से सुनना, ये बात बताओ, ये जो PCl5 है बेटा, PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3d। पढ़ा हुआ है ये भाई? इसका ज्योमेट्री बनता है ट्राइगोनल बाइपिरम। अच्छा, अगर मैं PCl5 के साथ ये सॉलिड लटका दूं तो PCl4 प्लस और PCl6 माइनस, याद आ रहा है कुछ ऐसा? एक उधर चले जाता था Cl, है ना? हाँ। अब सुनो, अभी मैं इसको नॉर्मल PCl5 मान रहा हूं, TBP वाला। TBP में क्या PCl5 के आसपास 3 इक्वेटोरियल और 2 एक्सियल होता था कि नहीं होता था? इसमें कौन सी बॉन्ड लेंथ बड़ी होती थी, इक्वेटोरियल की एक्सियल? एक्सियल। एक्सियल बड़ी होती है। एक्सियल में कितने क्लोरीन है? 2। तो जब आप इस PCl5 को गर्म करते हो ना, यही टूट के निकलते हैं। ये लिखा है एनसीईआरटी के अंदर कि जब PCl5 को आप गर्म करते हैं तो तीनों इक्वेटोरियल वाले क्लोरीन तो यहीं रहते हैं, PCl3, और जो दोनों एक्सियल वाले हैं वही टूट के निकलते हैं, क्योंकि उनकी बॉन्ड लेंथ बड़ी है, तो दूरी ज्यादा है। दूरी ज्यादा है तो बॉन्ड को तोड़ना आसान है। ठीक है, जरा सा गर्म करा, टूट गया, चले।
चले, है ना। अब ध्यान से देखिएगा, क्लोराइड्स में हीटिंग इफेक्ट में हम लोग सेकंड केस की तरफ आ रहे हैं। पहला वाला जो हमने केस पढ़ा उसमें हमने एनहाइड्रस क्लोराइड लिया था। एनहाइड्रस क्लोराइड में सिर्फ इतना था कि हायर स्टेट के क्लोराइड को गर्म करोगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लोअर स्टेट में, दैट्स इट। अब हम लोग किसके ऊपर आ रहे हैं, हाइड्रेटेड क्लोराइड्स पे। ध्यान सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। अभी हमारा जो डिस्कशन है वो किसके ऊपर चल रहा है बेटा, हाइड्रेटेड क्लोराइड्स पे, ठीक है। हाइड्रेटेड क्लोराइड्स कहने का मतलब क्या है, वो क्लोराइड जिनके पास डॉट में क्या दिखेगा, H2O। ये जितने भी 6 एग्जांपल आपके सामने लिखे हुए हैं, इन सब में आप देखो डॉट H2O, डॉट H2O, डॉट H2O, डॉट H2O, आपको कुछ ना कुछ दिख रहा है। 1 2 3 4 5 6 जो भी है, सबके साथ डॉट में वाटर जुड़ा हुआ है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जुड़ा हुआ है। तो अगर वाटर क्रिस्टलाइजेशन जुड़ा है तो उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड क्लोराइड, हाइड्रेटेड क्लोराइड, हाइड्रेटेड क्लोराइड। अब ध्यान सुनो, जनरली जो क्लोराइड होते हैं, ठीक है, मुझे बताओ, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, जरा इस पे ध्यान देना। मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्या ये एस ब्लॉक के एलिमेंट है? ये मेटल है कि नॉन मेटल है? मेटल। और मेटल का नॉन मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल है, हेलोजन नॉन मेटल होता है। मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड क्या होना चाहिए, आयनिक। ये भी मेटल है, ये भी मेटल है। मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड कैसा होना चाहिए, आयनिक। ये जो बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान सुनना, क्योंकि ये जो बात है ना, ये मैग्नीशियम और ये वाली, ये एस ब्लॉक के अंदर आपको पैराग्राफ, एक पूरा पैराग्राफ लिखा है इसके बारे में एनसीईआरटी में। तो ये हमको वहां भी काम आएगा, वहां मैं बोल दूंगा, ऑलरेडी बता दिया आपको, ध्यान सुन लेना। ये जो है ना, ये सब मेटल नॉन मेटल के बॉन्ड है। मेटल नॉन मेटल के बॉन्ड क्या होने चाहिए, आयनिक। बट यहां पर देखो, मैंने इसको तो क्या लिखा हुआ है, आयनिक। इसमें क्या लिखा है, क्या कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके सीबीआई कोवेलेंट होते हैं? क्या उसमें अलबेली आता था? तो अलबेली का सीबीआई कोवेलेंट होता है। आयरन जो है ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। क्या हमने एक डीपीएस रूल पढ़ा था क्या? पोलराइजेशन में डी का पोलराइजेशन ज्यादा है, और इसका +3 भी और डी वाला भी है, तो पोलराइजेशन ज्यादा है, तो इसलिए इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया। एमजी के बारे में बहुत ध्यान से सुनना, ये कंट्रोवर्शियल बात है। आंसर की आएगा फिर ही पता चलेगा। जैसे इस बार एक हीलियम का क्वेश्चन आया था, बिल्कुल सही दिया, ठीक है, तो आ गया सही आंसर, ठीक है। तो चीजें पता होगी तो ही होगा, हवाबाजी में यही रह जाओगे। बच्चे हवाबाजी के चक्कर में रह जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखो, जागो ग्राहक जागो। सबका लेवल अलग अलग होता है, हवाबाजी के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि हवाबाजी काम नहीं आएगी। जब एक दो क्वेश्चन ही आते हैं और वही दो क्वेश्चन निपटा के चले जाते हैं पूरे मार्केट में, ठीक है, फिर एक दूसरे पूछते फिर इसका आंसर क्या, ठीक है, इधर ध्यान दो। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो कंडीशन आपके सामने लिखी हुई है इसको बहुत ध्यान से सुने, ध्यान से समझे। MgCl2 AlCl3 FeCl3, बेटा मैग्नीशियम जो है ना, याद करो हमने बोला था अलबेली के सीबीआई क्या होंगे, कोवेलेंट। क्या बेरिलियम का सीबीआई कोवेलेंट होता है कि नहीं होता? होता। लेकिन एक बात बताओ, मैंने एक और बात बोली थी कि एनसीईआरटी लिखता है कि बेरिलियम के सारे हेलाइड कोवेलेंट and all other halides of group 2 except beryllium are ionic। ये लिखाया हुआ है मैंने, आपको खुद स्वयं लिखा है मैंने, ठीक है। इसका मतलब है मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम का चाहे फ्लोराइड आए, चाहे क्लोराइड आए, चाहे ब्रोमाइड आए, चाहे आयोडाइड आए, इसको एनसीईआरटी क्या मान के चलता है, आयनिक। तो इसका मतलब तो सर MgCl2 तो आयनिक होना चाहिए। आपने कहा लिखा है, जबकि इसको कहां लिखा है आपने पहले, आयनिक। तो ध्यान से सुन लेना, MgCl2 का नेचर इन्हीं की तरह होता है। सुनना मेरे बात को समझना, ये लिथियम का डायगोनल रिलेशनशिप मैग्नीशियम के साथ है और बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ, कहानी सेम है दोनों, पर एनसीईआरटी नहीं मानता है, ठीक है। एनसीईआरटी क्या मानता है, एनसीईआरटी इसको नहीं मानता। एनसीईआरटी इसको क्या मानता है, आयनिक। जबकि ये है क्या, इसका भी सीबीआई क्या होता है, कोवेलेंट। तो ये जो रिएक्शन हम लिख रहे हैं, ये एक्चुअल कहानी है कि मैग्नीशियम का भी सीबीआई कोवेलेंट होता है, और जब ये रिएक्शन दिखाता है, इसकी जब ये रिएक्शन लिखेंगे तो रिएक्शन वैसी ही दिखाएगा जैसे कोवेलेंट वाले कंपाउंड दिखाते हैं। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, MgCl2 व्हाट इज MgCl2, आयनिक की कोवेलेंट, आपको क्या लिखना है, आयनिक। क्यों लिखना है, एनसीईआरटी आयनिक मानता है। कोई कुछ भी करे, बता रखा पहले भी, मिर्जापुर याद करो, क्या है किसका है, मतलब क्या है क्या नहीं है, ये मायने नहीं रखता, किसका है या कहां से आया वो मायने रखता है। ऐसे MgCl2 क्या है क्या नहीं कोई मतलब नहीं है। एनसीईआरटी ने क्या बोल दिया, आयनिक है, आयनिक ही आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन हाँ, रिएक्शन प्रॉपर्टी अंदर से तो कोवेलेंट वाली है, तो हरकतें तो वही दिखाएगा। तो MgCl2 की यहाँ जो हरकत होने वाली है वो कोवेलेंट वाली होने वाली है। लेकिन अगर पूछा जाए एग्जाम में कि MgCl2 आयनिक या कोवेलेंट, आपको आयनिक के ही नंबर मिलने वाले एग्जाम में, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है।
और इस पे चर्चाएं करेंगे वापस से एस ब्लॉक में, फिर से जब ये सामने आएगा फिर से इस बात को दोहराऊंगा मैं एक बार। आइए पहले इसको देखते हैं। अब देखो इसके अंदर कोवेलेंट क्लोराइड और आयनिक क्लोराइड, दो कंडीशन आ गई आपके सामने। ध्यान से सुनना क्या कहानी है। आप इसको गर्म कर रहे हो। अब मान लो किसी कंपाउंड को आप गर्म करने जा रहे हैं, तो टेम्परेचर धीरे धीरे आपने इसको रख दिया चूल्हे पे, गर्म करना चालू किया, 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100 पे वाटर का याद आ रहा है, इवेपोरेशन इवेपोरेशन चालू होगा, तगड़े तरीके से वाटर उड़ उड़ के बाहर, उड़ उड़ के बाहर, उड़ उड़ के बाहर चल रहा है। ये पानी उड़ने वाला है, ये पानी उड़ने वाला है। अब मुझे बताओ आयनिक का जो अट्रैक्शन होता है और कोवेलेंट का जो अट्रैक्शन होता है, दोनों में से कौन सा अट्रैक्शन तगड़ा होता है? आयनिक। मतलब कैल्शियम और क्लोरीन का यहां पर जो अट्रैक्शन है वो तगड़ा होगा और इनका अट्रैक्शन वीक होगा। तो इसको तोड़ना आसान है कि मुश्किल है? आसान है। और इसको तोड़ना मुश्किल है। पानी को जब अपन ऐसे इस कंपाउंड को गर्म करते हैं तो पानी उड़ने वाला होता है ना, ये लेटिस के बीच में कहीं पे बैठा हुआ, छुप के बैठा हुआ, इसको गर्म करते जा रहे कि उड़ जा उड़ जा उड़ जा, ठीक है। अब इसको जब गर्म किया तो हीट करते वक्त ये बॉन्ड वीक पड़ने लगेंगे, इसको भी तो हीट मिल रही, बॉन्ड वीक पड़ेंगे, ये भी वीक पड़ेंगे। पर ये पहले से ही वीक था तो ये और वीक हो गया, ये थोड़ा सा स्ट्रांग था तो ये इसके मुकाबले ये थोड़ा कम वीक हुआ, ये ज्यादा वीक है, ये कम वीक है। अब पानी जब उड़ने की नौबत पे आ जाता है ना, कि पानी को बस ये बोले तेरी आखिरी सांस है, फड़फड़ा ले जितना फड़फड़ाना है। पानी उड़ने के पहले क्या कोशिश करता है कि इसको तोड़ दूं। दो ही रास्ते पानी के पास, या तो उड़ जाए या तो जुड़ जाए। अबे या तो उड़ जाए या तो जुड़ जाए। अब अगर जुड़ना है तो पहले से जो जुड़े हैं उसका बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तभी तो जुड़ पाएगा। अगर इनका बॉन्ड मजबूत है तो पानी अटैक कर रहा है, बोले नहीं टूटेंगे हम, तो तू उड़ जा, उड़ गया। और अगर मान लो ये बॉन्ड वीक है तो पानी बोलेगा तोड़ो तोड़ो तोड़ो, तोड़ दिया ये लेकर। दो ही तो बात है, या तो उड़ जाओ या फिर जुड़ जाओ। अब पानी कोशिश करता है कि मैं उड़ूंगा, मैं जुड़ जाऊं, ये कोशिश, क्योंकि उड़ गया तो फिर क्या मतलब है, जुड़ेगा तभी तो मजा आएगा, ठीक है। तो आए जीवन में तो कुछ तो करके जाएंगे, है ना। हाँ। तो ये उड़ने से पहले अटैक मारता है। कहां अटैक मारता है? इसके बीच में, 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 इसके बीच में अटैक मारता है। अटैक मारता तो बताइए ये वाला बॉन्ड वीक है, ये वाला बॉन्ड स्ट्रांग है, तो इसको तो पानी तोड़ देगा, यहां पानी नहीं तोड़ पाएगा। इसका मतलब यहां पानी जुड़ जाएगा कि उड़ जाएगा? उड़ जाएगा। जब पानी उड़ जाता है ना, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। पानी डिहाइड्रेट हो गया, उड़ गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसको जब गर्म करते गए ये बॉन्ड मजबूत थे, पानी ने अटैक जरूर किया, लेकिन पानी के पास इतनी ताकत नहीं थी कि पानी उस बॉन्ड को वीक कर पाए, तोड़ पाए, और इसलिए वाटर इवेपोरेट हो जाता है। वाटर इवेपोरेट होता है तो जो कंपाउंड है वो जैसा था वैसे का वैसा रहेगा, सिर्फ उसके अंदर से क्या उड़ गया बेटा? पानी। तो यहां पर अपन ने प्लस करके वाटर दिखा दिया, मतलब वाटर यहां से उड़ गया, बस कंपाउंड का क्या हो गया? डिहाइड्रेशन। ठीक है भाई। अब ये वाला बॉन्ड क्या था? वीक। वीक था तो पानी उड़ जाएगा कि जुड़ जाएगा? जुड़ जाएगा, मतलब पानी उसके बॉन्ड को तोड़ देगा। पानी अगर किसी बॉन्ड को तोड़ता है, अगर वाटर जाके किसी बॉन्ड को क्लीवेज करता है, उसे बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं उसको? हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रो मतलब पानी, लाइसिस मतलब बॉन्ड का तोड़ना। होमोलाइसिस, हेट्रोलाइसिस, क्लीवेज पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो यहां पर क्या हो जाएगा? हाइड्रोलाइसिस। अब हाइड्रोलाइसिस की कहानी समझिएगा क्या होता है। हाइड्रोलाइसिस में जैसे मान लो AlCl3.6H2 है, मैं एक बता देता हूं, बाकी सारी रिएक्शन डायरेक्ट लिख देंगे। यहां पर AlCl3 कैसा बना हुआ है? Al+3Cl-, और वाटर को तोड़िए, कैसे तोड़ोगे? H+ और OH-, और पानी उड़ने के पहले इसके बॉन्ड को तोड़ गया। अब मुझे बताओ, इसका एनायन इसके कैटायन पे अटैक करेगा और इसका एनायन इसके कैटायन पे अटैक करेगा। बताओ प्रोडक्ट क्या बनता हुआ दिख रहा है? एल्यूमिनियम का क्या बनेगा? हाइड्रो ऑक्साइड। एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बच्चे बच्चे को बनाना आना चाहिए, AlOH थ्राइस, और साथ में क्या मिलेगा? HCl मिल गया। पर अभी अपन क्या कर रहे हैं? हीट दे रहे हैं। अरे सारी कहानी गर्म की चल रही, गर्म कर रहे हैं सबको, है ना, गर्म ही तो कर रहे हैं, और क्या है? हीटिंग इफेक्ट। आपने इसको गर्म करा, ये बन गया। लेकिन एक बात बताओ, क्या हमने ऐसा भी पढ़ा था कि जो मेटल का हाइड्रोक्साइड होता है, इसको जब गर्म करते तो मेटल का हाइड्रोक्साइड किस में टूटता है? मेटल ऑक्साइड और वाटर में। CaOH twice gets converted into CO plus water। तो ये जो है ना, ये बना तो था, लेकिन ये भी टूट जाएगा। तो टूट जाएगा तो बताइए फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या क्या बनेगा बेटा? Al2O3 प्लस वाटर प्लस HCl। सुन ले जरा ध्यान से वापस से। मान लो मैंने लिया यहां पर MgCl2.6H2O। बताइए मैग्नीशियम क्लोराइड पे, इस पे मैग्नीशियम पे कितना चार्ज है? +2। Cl पे कितना है? -1। इस पे क्या आ रहा है? H+ और OH-। इसका इस पे, इसका इस पे।
मैग्नीशियम का क्या बना, हाइड्रोक्साइड। मेटल का हाइड्रोक्साइड है लेकिन हीट चल रहा है तो मेटल हाइड्रोक्साइड खुद भी टूट जाएगा। और मेटल हाइड्रोक्साइड किस में टूटेगा, मेटल ऑक्साइड वाटर, और इससे क्या मिलेगा, HCl। बस इसी बात को यहां ध्यान रखिएगा, यहां पर मिलेगा मेटल का ऑक्साइड, क्योंकि हाइड्रोक्साइड टूटा तो हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड और वाटर में टूटा, और साथ में क्या मिलेगा, HCl। एल्यूमिनियम का क्या बना दू, ऑक्साइड। आयरन का क्या बना दू, ऑक्साइड। साथ में क्या मिलेगा बेटा, H2O प्लस HCl। साथ में क्या मिलेगा, H2O प्लस HCl। छापिए। तो ऊपर वाली रिएक्शन में वाटर बॉन्ड को तोड़ देता है और इसीलिए वहां हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, जबकि नीचे वाली रिएक्शन में वाटर अटैक करता है लेकिन बॉन्ड मजबूत होने की वजह से बॉन्ड नहीं टूटेगा, हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, सिर्फ पानी उड़ेगा, और इसीलिए उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। क्वेश्चन प्रैक्टिस जारी है, लगे रहना, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना। एक ही चीज है जो आपको मंजिल तक पहुंचाएगी, ठीक है ना। हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। एनसीईआरटी में स्टेटमेंट पढ़ेंगे जब अपन एस ब्लॉक में, वहां पर लिखा है कि बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, हाइड्रेटेड क्लोराइड ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। बेरिलियम का भी अल्बेली में आएगा कोवलेंट, मैग्नीशियम भी कैसा बताया मैंने यहाँ, कोवलेंट, ठीक है ना। इनका जब हाइड्रेटेड क्लोराइड को अपन हीट करेंगे तो दे विल अंडरगो हाइड्रोलाइसिस, वेर एज हाइड्रेटेड क्लोराइड ऑफ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम अंडरगो डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ये लाइन है। लिखिए भाई, फटाफट, है ना। इसका ये मैकेनिज्म जो बताया इसको समझ लेना अपने हिसाब से, घर पे जाके लिख भी लेना इसको। मैंने बोला आपको पेज पे है ना, दीवारों पे चिपके हुए होने चाहिए, ये सब बोलने में ज्यादा समय लगेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर भले समझ में आ जाए, घर पे जाके उड़ जाएगा, वोलेटाइल हो जाएगा। इसलिए जनरल रिएक्शन लिखी हुई होनी चाहिए अपने पास कि हायर क्लोराइड को हीट करा तो क्या मिल जाएगा, लोअर क्लोराइड। एक रिएक्शन लिख लेना, PCl5 वाली सितारों सजा रखा उसको, वहां पर लिख लेंगे आयनिक क्लोराइड है तो सिर्फ क्या दिखाएगा, डिहाइड्रेशन, और कोवेलेंट क्लोराइड है तो उसका क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस। इस तरह से बातें लिख लेना, चीजें ध्यान रहेगी। वरना है ना एग्जाम घर में मतलब क्या करते लोग बाग, आए बस रिएक्शन लिखी, ऐसा ऐसा होता है, पढ़ लो, याद कर लो, याद ही करते रहना। हाँ तो निपट के निपटे ही हुए पहले से, ठीक है। चले अब इसमें आगे बढ़ते हैं। यहां पर अभी हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा बेटा, क्लोराइड्स के बारे में पढ़ा। क्लोराइड्स के बाद लास्ट जो हीटिंग इफेक्ट हमें पढ़ना है वो आ जाता है बेटा सल्फेट्स का हीटिंग इफेक्ट। आइए इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, मेटल सल्फेट्स। तो हीटिंग इफेक्ट में 7 तरह के हीटिंग इफेक्ट हमको पढ़ने थे, जिनमें से 6 हीटिंग इफेक्ट हमने कवर कर लिया। 7th हीटिंग इफेक्ट पे आ रहे हैं। 7th हीटिंग इफेक्ट है मेटल सल्फेट्स का। अब देखो मेटल सल्फेट के हीटिंग के अंदर आपको क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता, आइए उसको डिस्कस करते हैं काफी डिटेल में, इत्मीनान से। बेटा मेटल सल्फेट में याद करो, मैंने पिछली क्लास में आपको बोला था कि मेटल का अगर सल्फेट है और इसको हीट करने जा रहे हो, क्या ये मेटल का ऑक्सीजनेटेड सॉल्ट है या नहीं बेटा, है। और ऑक्सीजनेटेड सॉल्ट को हीट करेंगे तो मेटल का क्या मिलेगा, ऑक्साइड। साथ में क्या मिल रहा था, SO2 की SO3, SO3 बोला था, इससे एक कम वाला। क्या ये बात याद आ रही है आपको। पर इसमें ये जो आपको बताया गया था ये अधूरा सत्य था। क्या था ये, अधूरा सत्य। इसमें SO3 तो मिल ही रहा है, कई बार SO3 के अलावा SO2 भी मिल जाता है। अब ये कब कहानी है कब नहीं है वो समझना अपने को, ध्यान से सुनना। इसके अंदर 2 तरह की रिएक्शंस आपको मिलेंगी। सल्फेट के हीटिंग में कई बार
जो हीटिंग होता है वो रेडॉक्स हीटिंग होता है और कई बार नॉन रेडॉक्स हीटिंग होता है। कौन कौन सा हीटिंग होता है? रेडॉक्स और नॉन रेडॉक्स। अब इसका मतलब क्या उसको समझते हैं। मैं यहां पर पहले आपके सामने एग्जाम्पल लिखता हूं, ध्यान सुनते जाना। मान लो मैंने लिखा CuSO4.5H2। इस कंपाउंड को पहचान पा रहे हैं क्या? कौन है ये? क्या नाम है इसका? ब्लू विट्रियोल। अब कॉपर सल्फेट तो बच्चा बता देगा नर्सरी का, तुम क्या नई चीज बता रहे हो? कॉपर सल्फेट तो जिससे पूछूंगा वो बता। NaCl को सोडियम क्लोराइड बोल दे तो कौन सा बड़ा काम कर दिया तुमने? है? अभी जैसे इसका नाम कुछ होगा यहाँ का कोचिंग का, तो तेरे को पता होगा तो तू बता देगा वो नाम। अब तू उसके घर का नाम बता दे तो बड़ी बात है, तब तू अच्छे जानता है इसको, है ना? स्कूल का नाम तो सबको पता है। ठीक है, हाँ। अब सुनो इधर, CuSO4.5H2 की बात कर रहे, देखा ध्यान सुनना। इसमें ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ब्लू विट्रियोल। पढ़ा हुआ है ऑलरेडी हम लोगों ने। यहाँ पर जो ज्यादातर रिएक्शन आएंगी ना वो विट्रियोल वाली ही आएंगी। कौन सी आएंगी? विट्रियोल, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं? सल्फेट। सुनना, एक और रिएक्शन लिखूंगा, अभी कुछ लिखना मत है ना, स्पेस देख लेना इसमें कितनी क्या लगेगी आपको, नहीं तो फिर इधर उधर हो जाओगे। FeSO4.7H2, याद बोलिए इसको क्या बोलते थे बेटा? ग्रीन विट्रियोल। ठीक है, और इसके अलावा ये हाइड्रेटेड है कि एनहाइड्रस है? ये क्या है? एक अपन एनहाइड्रस ले रहे हैं, Fe2SO4 थ्राइस। ये हाइड्रेटेड है कि एनहाइड्रस है? एनहाइड्रस। अब ध्यान से सुनना, बचपन में 10th क्लास में आप लोगों ने प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम पढ़ा होता है, याद आ रहा है कुछ ऐसा? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता था CaSO4.2H2O, और उसको गर्म करते थे तो हाफ H2O बचता था, POP। पढ़ना वो भी है, पर वो भी इसी कैटेगरी में आएंगी सारी चीजें, सुनते जाओ। तो मेटल सल्फेट है, CaSO4 की तरह मान लो, और साथ में हाइड्रेटेड फॉर्म है, और ये एनहाइड्रस है। ठीक है, अच्छा, वो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस आप पढ़ते थे उसमें आप पढ़ते थे प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, POP होता है, CaSO4.5H2O, उसको और गर्म करते थे तो बनता था डेड बर्न्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसमें कोई पानी नहीं होता। वो ऐसा होता है कि भाई पहले गर्म किया तो बहुत कुछ उड़ गया, थोड़ा सा पानी बच गया, और गर्म करते गए तो एक समय पे तो सारा पानी उड़ ही जाएगा, वो तो कंफर्म बात है, वो वाली बात। ठीक है ना? अब सुनना, अभी पहले अपन इन दो पे बात कर रहे हैं जो हाइड्रेटेड है। पहले हाइड्रेट को गर्म कर करके क्या बनाएंगे? एनहाइड्रस। ये पहले से ही एनहाइड्रस है, तो पहले इन दोनों को समझना। आपने सबसे पहले रिएक्शन स्टार्ट करी हीट करना, और इनको हीट करना चालू किया लगभग लगभग 0 से लेकर 100 डिग्री पर। ये मत सोचना कि 100 एग्जैक्ट 100 होगा, मैं बात कर रहा हूं रेंज की 0 से लेकर 100 तक। जब आप इन कंपाउंड्स को गर्म करोगे ना, तो इसमें जितने वाटर है सारे उड़ जाएंगे, एक बचेगा। कितना बचेगा? एक। ध्यान से देखते हैं ना, यहां पर कर देता हूं मैं 100 डिग्री। जितना वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे, इसको वाटर नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि वहां वाटर है नहीं। 100 डिग्री पर जितना वाटर है उसमें से सारा वाटर उड़ जाएगा, एक बचेगा केवल। तो 4 उड़ा देना है और यहां से 6 उड़ा देना है। अब क्या बचेगा बेटा? CuSO4.H2O, और यहां क्या बचेगा बेटा? FeSO4.H2। ये बचेगा। यहां पर अभी वाटर है नहीं तो इसके लिए बात कर ही नहीं रहे। ध्यान सुनना, अब सवाल ये उठेगा कि सर 5 वाटर थे, मान लो कॉपर सल्फेट को एग्जांपल लेके चलते हैं, इसको समझ लीजिए, दूसरा बस वाटर की क्वांटिटी चेंज करनी है। सर 5 वाटर थे, 4 क्यों उड़ गए, 1 क्यों बच गए? ऐसा क्या हुआ? उसका कारण सुनिएगा। एक्चुअल में CuSO4.5H2O जो है, जिसको अपन ब्लू विट्रियोल बोल रहे हैं, NCERT हाइड्रोजन चैप्टर में ये बात लिखी हुई है एग्जाम्पल के अंदर, ये एक्चुअल में ऐसा है ही नहीं। ये ऐसा कंपाउंड है, ये इसका एक्चुअल फॉर्मूला है, CuH2O4SO4.H2, मतलब ये हो गया CuSO4 और ये मिला के हो गया 5H2। इसका मतलब क्या हुआ? एलम याद करो, एलम में बोला था, एलम में वो जो 6.24H2O लिखते थे उसमें से वो पानी ऐसे जुड़े हुए होते थे, हाइड्रेटेड कंपाउंड बोला था उसको, हाइड्रेटेड मेटल बोला था। एक्चुअल में इन 5 में से 4 वाटर जो है ना, ये 4 वाटर मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े हैं। इस तरह के कंपाउंड को अपन बोलेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आपका चैप्टर है ना, उसके अंदर ये मेटल होगा और ये लिगेंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लिगेंड। लिगेंड मतलब जो लोन पेयर दे सकता है, ठीक है, उसको लिगेंड बोलते हैं, ल्यूइस बेस। और ये क्या आ रहा है बेटा? वाटर। इसका स्ट्रक्चर सोचिएगा, स्ट्रक्चर कैसा बनता है इसका? कॉपर के साथ, कॉपर पे कितना चार्ज है? +2। वाटर जो है ना, वाटर में H2O में ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर। एक लोन पेयर यहां, इस वाटर का दूसरे का लोन पेयर यहां, इसका लोन पेयर यहां और इसका लोन पेयर यहां। ये इस तरह से
कॉपर के साथ जुड़े हुए हैं 4 वाटर। ये वाला जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो डब्बे में लिखा है CuH2O4 और इस पूरे डब्बे पे कितना चार्ज आएगा +2, क्योंकि वाटर पे तो कोई चार्ज है नहीं, कॉपर पे +2 है। उस डब्बे के +2 को कौन बैलेंस करेगा? सल्फेट का -2। ध्यान से देखते जाना, डब्बे के +2 को कौन बैलेंस करेगा? सल्फेट का -2। ठीक, अब सल्फेट का -2 जब इसको बैलेंस करने जाएगा तो ध्यान से देखें किस तरह से बैलेंस कर रहा है। सल्फेट पे याद करो इस तरह से माइनस, इस तरह से माइनस, और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? आयनिक। इस पूरे डब्बे पे +2, इस पर -2। और जो एक वाटर बचा हुआ है ना H2O, इस वाटर के ये जो हाइड्रोजन है, मुझे बताइए क्या ये एक्टिव हाइड्रोजन है या नहीं है? क्या ये हाइड्रोजन फोन से जुड़ा हुआ है? हाँ। और एक्टिव हाइड्रोजन क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है कि नहीं बना सकता? बना सकता है। कब बना सकता है? जब उसके सामने भी फोन में से कोई आ जाए। ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना है, दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ CuSO4.5H2O। ध्यान से देखते जाना, ये पूरा जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं CuSO4.5H2O का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने है, ऑक्सीजन भी ले गया साथ में, बहुत दिक्कत है। ठीक है, हाँ, अब देखो यहां पर ये जो स्ट्रक्चर बना है CuSO4.5H2O का, जब अपन इसको गर्म करते हैं ना, तो गर्म करने पर पहले ये 4 वाटर जो है वो उड़ जाते हैं और ये वाला वाटर बच जाता है। अब सवाल उठना चाहिए कि सर ये तो उल्टा हो गया, ये वाला अट्रैक्शन कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कौन सा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड तो वीक फोर्स है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग फोर्स है, तो कायदे से तो ये उड़ना चाहिए था और ये 4 बचने चाहिए, तो हो तो उल्टा रहा है। कहानी समझिएगा, ये एक्चुअल में ये जो वाटर है ना, ये इसको बोलते हैं एनायनिक वाटर। क्या बोलते हैं इसको? बहुत ध्यान सुनना है ना, एनायनिक वाटर। मैंने कुछ भी बोला के चले जाते हैं लोग का। एनायनिक वाटर बोलते हैं इसको। ये एनायनिक वाटर क्या होता है? ये एनायनिक वाटर एक्चुअल में कई सारे सल्फेट के बीच में ट्रैप्ड होता है। यहाँ एक सल्फेट नहीं, ये पूरा कॉपर सल्फेट का लैटिस होगा। उस लैटिस में बहुत सारे सल्फेट्स होंगे और ये एक वाटर उन सारे सल्फेट के बीच में कहीं पर फिट है। और इस तरह का वाटर जो एनायन से जुड़ा हुआ वाटर होता है ना, उसको क्या बोलते हैं बेटा? एनायनिक वाटर। और ये एक एनायन से जुड़ा है या कई सारे एनायन से घिरा हुआ है? कई सारे। तो जब आप गर्म करना चालू करते हो ना, तो इस तक हीट पहुंचने के लिए वो कई सारे सल्फेट के बीच में से हीट को जाना होगा, और जबकि यहां तक हीट डायरेक्टली पहुंचती है, और इसीलिए ये वाटर डायरेक्टली उड़ जाते हैं और इसका वाटर उड़ नहीं पाता क्योंकि ये कई सारे सल्फेट से सराउंडिंग है, तो हीट वहां तक आराम से पहुंच नहीं पाती। और इसीलिए यहां पर जैसे 7 वाटर है, तो 7 में से एक वाटर क्या बनेगा? एनायनिक, और बाकी 6 वाटर कौन से होंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले। ऐसे इधर 6 होंगे इसके अंदर ऐसे। तो क्या होगा कि जो डायरेक्ट वाटर आ रहे हैं ना वो तो उड़ जाएंगे, वो जो एनायनिक वाटर है वो बच जाएगा। अब जो ये एनायनिक वाटर बचा, ध्यान सुनना, इस एनायनिक वाटर की बात समझिएगा। इस एनायनिक वाटर को आप फर्दर और गर्म करिए। जब इसको मैं और हीट करता हूं, और हीट करता हूं, और ये हीट चल रही है 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास मान लेते हैं। मतलब अब हम लोग रेंज कौन सी लेके चल रहे हैं? 100 से 200 वाली। ठीक है, 100 से 200। याद रखना ये एग्जैक्ट टेम्परेचर नहीं है, 10-20 डिग्री ऊपर नीचे होता है हर किसी में, लेकिन हाँ रेंज ये रहेगी 100 से 200। जब आप 100 से 200 वाली रेंज में जाएंगे तो ये जो बचा हुआ एक वाटर है ना, वो भी क्या हो जाएगा बेटा? उड़ जाएगा। पूरा कौन सा लगेगा? कोई बात नहीं, मेन काम तो बच गया है। वाटर की तरह उड़ गया, चले उड़े ना, कोई बात नहीं, छोड़ो। चलो अब देखो क्या होगा, ये जो एक वाटर बचा हुआ ना ये भी उड़ जाएगा। तो यहां क्या बचेगा बेटा? सिर्फ CuSO4, और यहां पर क्या बच जाएगा? FeSO4। और यहां पर ऑलरेडी कौन बचा है? Fe2SO4 थ्राइस। ठीक है, ध्यान सुनना। अब देखो ये भी, ये हाइड्रेटेड है कि एनहाइड्रस है बेटा? एनहाइड्रस। ये क्या है? एनहाइड्रस। ये ऑलरेडी क्या है? एनहाइड्रस। तो अगर इसमें भी वाटर दिया होता 100 डिग्री 200 डिग्री करने के बाद यहां तक पहुंचते आप, इनमें वाटर दिया हुआ तो 100 डिग्री 200 डिग्री करके अपन एनहाइड्रस पे पहुंच गए। इसमें ऑलरेडी आपको एनहाइड्रस ही दे रखा है। अब एक्चुअल जो हीटिंग इफेक्ट है वो अब शुरू होगा। हमें किसको हीट करना है? मेटल सल्फेट को। ये मेटल सल्फेट है, ये मेटल सल्फेट है, ये मेटल सल्फेट। अब मेटल सल्फेट में 2 तरह से हीटिंग होती है। कौन कौन सी? एक तो रेडॉक्स और एक नॉन रेडॉक्स। रेडॉक्स वाली बात समझिएगा। रिडॉक्स में क्या होगा? आप मुझे एक बात बता सकते हो क्या? कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O में से जब अपन ने 5 वाटर उड़ा दिया, तो बेटा एक बात बताओ, कॉपर पे कितना चार्ज है? +2।
सल्फेट पूरे सल्फेट पर कितना चार्ज होता है? -2। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि सल्फेट में सल्फर का स्टेट कितना है, निकालिए। लेट द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर बी x, 4 इंटू -2 इक्वल टू -2x इक्वल टू +6, ये आएगा यहां पर, ठीक है। तो ये जो मैं लिख रहा हूं, ये सल्फर की स्टेट +6 है और कॉपर की स्टेट +2। यहां पर भी सल्फर +6, आयरन +2 है, यहां पर चेक कर लीजिएगा। यहां पर सल्फेट में सल्फर +6 और ये 3 इसका है बेटा, तो इस पे कितना आ रहा है? +3। अब जरा रिडॉक्स सोचिएगा। रिडॉक्स क्या होता है? क्या बताया था मैंने? जब एक जाए ऊपर और एक जाए नीचे, तभी रिडॉक्स होगा। अगर दोनों मिनिमम पे हैं और दोनों बोल रहे नहीं मुझे तो ऊपर ही जाना है, मुझे तो ऊपर ही जाना है, तो रिडॉक्स नहीं होगा। दोनों अगर ऊपर है और बोले मुझे भी नीचे आना है, मुझे भी नीचे आना है, रिडॉक्स नहीं होगा। रिडॉक्स कब होगा? जब एक जाएगा ऊपर और एक जाएगा नीचे, मतलब एक का होगा ऑक्सीडेशन और दूसरे का क्या होगा? रिडक्शन। इसको देख रहे हो? कोई इंतजार कर रहा है? नहीं, ठीक है। अब सुनो, एक का होना चाहिए ऑक्सीडेशन, एक का होना चाहिए रिडक्शन। एक बात बताओ, यहां पर कॉपर पे कितना चार्ज दिख रहा है? +2। कॉपर की दो स्टेट होती है, +1 और एक +2। क्या कॉपर +2 अपने हाईएस्ट पे है या नहीं है? सल्फर +6 अपने हाईएस्ट पे है या नहीं है? ग्रुप 16 का भी मैंने थोड़ी देर पहले आज ही बताया था, +6 होता है, दोनों अपने हाईएस्ट। अब मान लो इसको रिडॉक्स करना है, तो रिडॉक्स में स्टेट तो बदलनी होती है। हाईएस्ट से ऊपर तो जा ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर इनको रिडॉक्स में हिस्सा लेना है तो इसको भी कहां आना पड़ेगा? नीचे। इसको भी कहां आना पड़ेगा? नीचे। दोनों ही बोल रहे मैं तो तभी रिएक्शन करूंगा जब नीचे आऊंगा। अबे तो दोनों ही नीचे आओगे तो रिडॉक्स कैसे होगा? रिएक्शन तो तभी हो सकता है बेटा, दोनों ही नीचे घुस रहे, कैसे रिएक्शन होगा? इसका मतलब हुआ कि यहां पर रिडॉक्स हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसका जो हीटिंग लगेगा ना, वो नॉन रिडॉक्स हीटिंग लगेगा। कैसा हीटिंग लगेगा? और ये हीटिंग होगी लगभग लगभग 750। ये एक नॉर्मल रेंज में लिख रहा हूं, 750 डिग्री, 10-20 डिग्री ऊपर नीचे होता है, बट अपने को एक टेंटेटिव आइडिया मिलेगा कि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। इधर आइए, मुझे बताइएगा, इसको देखो पहले। सल्फर +6, सल्फर अपने हाईएस्ट पे। आयरन की दो स्टेट होती है, +2 और +3, +2 और +3, +3 आयरन की हाईएस्ट है। सल्फर भी हाईएस्ट पे, आयरन भी हाईएस्ट पे, और हम क्या करवाने की कोशिश कर रहे हैं? रिडॉक्स। रिडॉक्स के लिए एक को जाना पड़ेगा, एक को जाना पड़ेगा। सल्फर +6 से ऊपर जा नहीं सकता, नीचे ही आ सकता है बस। आयरन +3 से ऊपर जा नहीं सकता, नीचे ही आ सकता। दोनों फिर से नीचे आने को तैयार है, बोले मैं भी नीचे आऊंगा तभी रिएक्शन करूंगा, मैं भी नीचे आऊंगा तभी रिएक्शन। अबे दोनों ही नीचे आओगे तो रिडॉक्स होगा कैसे? यहां पर रिडॉक्स होगा कि नॉन रिडॉक्स होगा? नॉन रिडॉक्स। यहां पर आइए, सल्फर +6 में सल्फर ऊपर तो जा नहीं सकता, सल्फर कहां आने को तैयार है? नीचे। आयरन ने बोला जा तू नीचे, मैं ऊपर से रिएक्शन कर लूंगा। क्यों? क्योंकि आयरन +2 से ऊपर जा सकता है। क्या एक ऊपर और एक नीचे आ जा सकते हैं बेटा? हाँ, मतलब यहां रिडॉक्स होगा कि नहीं होगा? होगा। यहां पर हो रहा है नॉन रिडॉक्स और यहां पर होगा रिडॉक्स। अब सुनना, जहां पर नॉन रिडॉक्स होगा उसकी कहानी हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी कि मेटल सल्फेट को गर्म करने पर क्या मिलता है? मेटल ऑक्साइड और SO3। मुझे बताओ, कॉपर का जब नॉन रिडॉक्स है ना, तो बस इनको तोड़ देना है। मेटल जिस स्टेट में उस स्टेट का ऑक्साइड, मेटल जिस स्टेट में उस स्टेट का ऑक्साइड, क्योंकि रिडॉक्स तो होगा नहीं तो स्टेट नहीं बदलेगी। जिस स्टेट का है उसी स्टेट का ऑक्साइड बनाना। बताइए, कॉपर का +2 का ऑक्साइड बनाऊंगा तो क्या बनेगा बेटा? CuO। और सल्फर का +6 का ऑक्साइड बनाऊंगा तो क्या बनेगा बेटा? SO3। यही तो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि मेटल ऑक्साइड के साथ क्या मिलता है बेटा? SO3। यहां पर आइए, यहां पर भी नॉन रिडॉक्स है, मतलब जो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में टूटेगा। बेटा आयरन का +3 का ऑक्साइड क्या बनेगा? Fe2O3। और सल्फर का ऑक्साइड क्या बनेगा बेटा? SO3। जिस स्टेट में है उसी स्टेट का क्या बना दोगे? ऑक्साइड। अब एक बात सुनना, ये जो रिडॉक्स वाली कहानी है ये कैसे चलती है? रिडॉक्स वाली जो कहानी है उसके अंदर ध्यान से सुनना, स्टेट बदलेगी। ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये अपना ऊपर वाला ऑक्साइड बनाएगा और ये अपने नीचे वाला ऑक्साइड बनाएगा। आयरन +2 से ऊपर कहां जाएगा? +3 पे। तो +3 वाला ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बनेगा? Fe2O3। और सल्फर 6 से नीचे 4 पे आता है। किस पे आता है? 4 पे। +4 वाला ऑक्साइड कौन बनाएगा? SO2। क्या ये बात समझ में आ गई? पर इसमें एक और प्रोडक्ट मिलेगा। अब सवाल ये उठता है
कि सर अगर ये नहीं होता तो कहानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर थी कि वो नॉन रेडॉक्स है, वो नॉन रेडॉक्स है, स्टेट नहीं बदली, और ये रेडॉक्स था तो स्टेट बदल के प्रोडक्ट मिल गया। पर इसमें SO3 कहां से आया? SO3 आने की कहानी सुनिएगा। SO3 एक्चुअल में ये रिएक्शन को जब बैलेंस करोगे तब कहानी समझ में आएगी। इधर बताओ कितना मोल है? 1, और इधर कितना मोल है? तो एक्चुअल में ये 2 मोल की कहानी चल रही है। ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से समझ लो। FeSO4 ये लिया 1 मोल, और एक और FeSO4 लिया 1 मोल। मान लो मैं इसमें रिडॉक्स नहीं कराता, मान लो इसमें रिडॉक्स नहीं कराता, रिडॉक्स बाद में करा देंगे। अगर मान लो इसमें रिडॉक्स नहीं होता तो क्या ये जिस स्टेट में उसी स्टेट के ऑक्साइड में टूट जाते? हाँ, इनकी तरह। तो बताओ +2 का ऑक्साइड कौन बनता है? FeO। +2 का ऑक्साइड कौन बनता है? FeO। +6 का ऑक्साइड कौन बनता है? SO3। +6 का ऑक्साइड क्या बनता है? SO3। पर क्या आयरन +2 से ऊपर जा सकता है कि नहीं जा सकता है? जा सकता है, रिडॉक्स हो सकता है। इसको ऊपर भेजेंगे और सल्फर को नीचे जाना। अब देखो इस SO3 को क्या मैं SO2+O लिख सकता हूं? अरे लिख सकता हूं, ठीक है। अब क्या होगा, इसको चेक करो, ये Fe2 लेट्स क्रैक इट। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है। तो ये इसका मैकेनिज्म है, ये नॉन रेडॉक्स है, नॉन रेडॉक्स है, और ये क्या है? रेडॉक्स। ये जो डायग्राम बना है इसको आप डिजिटल बोर्ड पे वो देख लेना रिकॉर्डिंग, ये डायग्राम भी बनाना है आपको, इसको बनाना पड़ेगा आपको, बना लेना, या फिर कल मुझे याद दिला देना, कल मैं एक और बना दूं। ये रिएक्शन लिख लो, ये हीटिंग इफेक्ट आपका कंप्लीट होता है। देन आप छोटे मोटे 2-4 पॉइंट है वो कल देख लेंगे, तो कल अपना चैप्टर समाप्त हो जाएगा, फिर स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर। चलिए, गुड नाइट, टेक केयर, पढ़ते रहें, राधे राधे।